इसमें से सबसे हाईएस्ट आपने बताया था कौन सा है? हाईएस्ट रेवेन्यू का जो है? हाईएस्ट मेरा एमपीडब्ल्यू जो ये ट्रेनिंग वाला है, ये ओके, मेरा हाईएस्ट है। हाईएस्ट। और उसमें हाँ, अगर आप सिर्फ शेयर करना चाहो, हाँ, ऊपर-ऊपर मोटा-मोटा भी शेयर कर सकते हो तो हाँ, हाँ, मतलब करोड्स में जाता है। 8 फिगर्स में अपना है। हाँ, 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, माइंडसेट, स्किल सेट और एनवायरनमेंट। कई बार लोग सिर्फ माइंडसेट और स्किल सेट की बात करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, बट एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल, एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अ गुड सेल्समैन नेवर सेल्स, हुँ, ही जस्ट क्रिएट अ डिज़ायर टू बाय। पीपल लव टू बाय बट दे हेट बीइंग सोल्ड। राइट, लोगों को खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद कि उन्हें कोई बेच बेचे। दे। अर्जुन जब विचलित हो गया युद्ध में, तो जो 18 अध्याय हैं श्री कृष्ण कोची तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हनुमान जी जब डाउट में आ गए कि मैं कूद सकता नहीं हूँ, तो जामवंत ने कोची तो किया। हनुमान जी में पोटेंशियल था, उसको रियलाइज ही तो करवाया उन्होंने। तो सबके कोच रहे हैं, और इंडिया तो कल्चर रहा है, गुरु गुरु कल्चर रही है इंडिया में तो। स्वागत है आपका डीबीसी में योगेंद्र जी। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यूजुअली लोगों से ये पूछता हूँ सबसे पहले कि आपकी लाइफ का आपको क्या लगता है सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है या सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट क्या है? सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट आई थिंक वैसे तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन अभी आने वाला है एक, हाँ, अच्छा। कि मुझे लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया जा रहा है अच्छा, वेरी नाइस। 14 सितंबर को। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट वीक ही निकल रहा हूँ, ओके, वेरी तो नाइस। वो आएगा प्राउडेस्ट मोमेंट। ओके, और भी कुछ चीज़ें जिसके बारे में आप बता सकते हो और किस चीज़ को आपको बहुत प्राउड फील होता है? सबसे ज़्यादा प्राउड तो देखिए अचीवमेंट तो काफ़ी रहे हैं, राइट, कि मुझे डॉक्टर ऑफ साइंस दिया गया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, वो बहुत प्राउड मोमेंट लगा था। फिर जब मैंने स्टार्टअप चालू किया तो मोदी जी ने लेटर लिख के अप्रिशिएट किया है, तो नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, तो वो लेटर ने बड़ा इंस्पायर किया है, तो वो भी बड़ा प्राउड फीलिंग रहा है। इट्स वेरी नाइस। बाकी सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग तब आती है जब स्टूडेंट्स को ब्रेक थ्रू मिलते हैं, जब स्टोरीज आती हैं कि कोई डिप्रेशन से बाहर आ गया है, कोई किसी नेगेटिव बिलीफ को तोड़ पाया अपने, कोई फेलियर पे था और वापस मोटिवेट होकर के एक्शन ले पाया, कोई सुसाइडल था उसमें से बाहर आया। तो जब लोगों को जीवन की समस्याओं से वो बाहर निकल कर के वो पॉजिटिविटी जब देखते हैं, तो ऐसे लेटर्स आते हैं, कई बार कई लोग मेल और मैसेजेस तो आते ही हैं, बट मेरे कई स्टूडेंट लेटर्स लिख के जो भेजते हैं, तो बड़ा उस समय बड़ा अच्छा फीलिंग आता है, मतलब कि इट्स अ गुड फीलिंग। मतलब बेसिकली आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव की है, तो ये सब चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई और अभी ये सब अभी राइट नाउ आप क्या-क्या कर रहे हो? शुरुआत तो देखिए ऐसे हुई कि मेमोरी कोच की फॉर्म में मेरी शुरुआत हुई थी, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मैं एक स्टेज फोबिक लड़का रहा हूँ, जिसे मतलब स्टेज का डर नहीं, जैसे फोबिया जिसे कहते हैं ना, वो अच्छा, फोबिया रहा है एक्सट्रीम डर। मुझे, एक्सट्रीम डर, मतलब ओके, कि मुझे अगर आप स्टेज पे खड़ा रखेंगे, तो उस समय ऐसा होता था कि जैसे दिल में कोई ड्रमर बिठा करके ड्रम बज रहा है, वो ड्रम बजने लगता था, कान लाल पड़ जाते थे, चेहरा गर्म हो जाता था, पैर जो है वो डांस करने लगते थे, और दिमाग ब्लैंक हो जाता था, ऐसी स्थिति बनती थी। तो मैं दूर भागता था, मतलब स्टेज से मुझे इतना डर था कि शादी के रिसेप्शन के लिफाफे देने भी नहीं जाता था मैं स्टेज पे, ऐसी स्थिति में मैं रहता था। तो फोबिया बहुत रहा, डर था। लेकिन फिर एक मेमोरी पे प्रोग्राम था, कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे विश्वरूप पुरोहित चौधरी जी, उनका कोई अजमेर में प्रोग्राम था, तो मैंने वो देखा, तो उस प्रोग्राम के बाद में लगा कि यार ये कुछ ट्रेनिंग कोचिंग कुछ होती है, और मेमोरी पे इंटरेस्ट जागा मुझे, क्योंकि मैं थ्रू आउट टॉपर रहा था पढ़ाई में, बहुत इंटरेस्ट था मेरा। तो मुझे लगा कि यार इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई में यूज़ किया जा सकता है। तो मैं उस इन दिनों ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, तो 12वीं क्लास में मेरे ख्याल से 11वीं में या 12वीं में रहा हूँगा, तो मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा रहा था उस समय मेरे साइड बाय साइड। तो उसमें मैंने इंटीग्रेट किया, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होने लगा। तो मैं उसी चीज़ को फिर स्कूल्स में भी जा जा कर के लेक्चर्स लेना चालू किया, स्कूल के बच्चों को मेमोरी पे लेक्चर्स लेना शुरू किया। अच्छा, ऐसे वेरी नाइस। मेरी शुरुआत हुई थी। ओके, फिर मेमोरी पे लेक्चर लेते-लेते ब्रेन में इंटरेस्ट था, माइंड में इंटरेस्ट था। तो फिर मेनली मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को बड़ा डिटेल में समझा, जाना, और एनएलपी लोगों को सिखाना शुरू किया। एनएलपी मतलब आप समझें कि न्यूरो मीन्स आपका ब्रेन हो गया, लिंग्विस्टिक मतलब उसकी लैंग्वेज हो गई, कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो, प्रोग्रामिंग मतलब हमारे फिक्स पैटर्न जो हैं। तो एनएलपी के ज़रिए हम अपनी थॉट, इमोशन, फीलिंग को समझ सकते हैं, उन्हें रिवायर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नए पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ से मेन मेरी शुरुआत हुई। इवन
पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने में भी मेरा एनएलपी का बड़ा हेल्प रही थी मुझे। और पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में करता था, फिर धीरे धीरे गैदरिंग बढ़ाते हुए मैंने उस डर को दूर किया, ओवरकम किया। फिर बाद में स्कूल्स में चलना चालू किया। फिर अभी मेनली मैं एनएलपी पे काम कर रहा हूँ। और भगवान के आशीर्वाद से अभी हर महीने 5,000 लोग एनएलपी सीख रहे हैं अपने से। और पूरे 17 कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स हैं आज के डेट में जो एनएलपी। तो मैं एक तो एनएलपी सिखा रहा हूँ, फिर मेरा सुपर कोच करके प्रोग्राम चलता है जिसमें जिनको कोचिंग में करियर बनाना है उनको कोच बनाता हूँ। फिर मेरे इनर सर्कल चलते हैं, पर्सनल मेंटरशिप चलती हैं, ओके। तो वो करता हूँ। ऑथर हूँ, 10 किताबें लिखी है मैंने, ओके। 11वीं पे काम चल रहा है, हम्म। तो किताबें लिखता हूँ। एक पे तो हमने बात भी की है एक अभी। पे अच्छी उसकी बात लिंक भी। अगर वो अपलोड हो गया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी उसकी। हाँ, तो एक पे हमने जैसे बात करी है, हाँ। तो किताबें लिखता हूँ। और रिसेंटली जो नया वेंचर पॉडकास्ट का चालू किया है, अच्छा, वो भी तो अच्छे चल रहा है। पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो हम्म। पॉडकास्ट चालू किया है। फिर स्टार्टअप है मेरा, गुनीगुरु.com मेरा स्टार्टअप है, जिसके लिए मोदी जी ने, मैंने कहा कि लेटर लिख के अप्रिशिएट किया है। तो गुनीगुरु में हम लाइफ एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक ज़्यादातर लोग स्कूल एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तो एंटरटेनमेंट पे फोकस करते हैं। तो हमने फोकस किया लाइफ एजुकेशन पे। तो जैसे नेटफ्लिक्स पे अलग अलग एंटरटेनमेंट जोनर के चीज़ें मिलती हैं, वैसे गुनी गुरु पे अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं जो माइंड से रिलेटेड हों, रिलेशनशिप के कोर्सेज हों, बिजनेस के कोर्सेज हों। तो ऐसे जो पर्सनल और सेल्फ डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं वो सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, अलग अलग कोचेज़ भारत के, वो रिकॉर्डेड कोर्सेज को हम होस्ट करते हैं और लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आप तो रिलेट करेंगे, आप तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वन है जो किताबों की वो समरी बना करके डिजिटल फॉर्मेट में लोगों को आप देते सिखाया हैं, करते थे। राइट, हाँ। राइट, तो अभी इसमें टेक्नोलॉजी की फॉर्मेट में जो हम्म। कोर्सेज हैं उनको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। और बाकी कुछ कुछ सोशल सर्विस चलती रहती है, ओके। वो भी करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर रहे हो। अगर उसमें हमें अगर ऐसे नंबरिंग करके देख सकते हो तो आपके टोटल सोर्सेज, क्योंकि ये बहुत लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, इफ़ आई मैं आस्क, आपके टोटल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कितने कितने हैं, और उसमें अगर आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि उसमें से टॉप सोर्सेज क्या है आपके। मेरे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू में देखें कि एक तो जो मेरा कोर, जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो मेरी 3 कंपनियां अभी हैं, टोटल 3 कंपनीज हैं। मिशन पॉजिटिव वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, लीडमोंग डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड पीडीवी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर में गुनी गुरु है। राइट। सो लीड मॉन्क डिजिटल जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो कोचेस के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है कि इंडिया के जो भी कोचेस हों उन्हें अगर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग जो भी करनी है उसके लिए वी हेल्प पीपल। मिशन पॉजिटिव वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड जो है वो मेरी ट्रेनिंग रिलेटेड है, तो जैसे मैंने कहा एनएलपी, सुपर कोच, इनर सर्कल्स, ये सब एमपीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं। तो जो एमपीडब्ल्यू है वो मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वही मेरा पैशन है सिखाने का। और मेरी तीनों ही कंपनी में मेरा रोल सिखाने का ही है, बाकी सारे के लिए ऑटोमेशन है, डेलीगेशन है, बट मेरा काम टीचिंग का ही रहता है, सभी जगहों पे वो रहता है। तो मेन सोर्स एमपीडब्ल्यू है। फिर बाद में लीडमोंग डिजिटल जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। फिर गुनी गुरु जो है उससे मैं अभी कोई इनकम लेता नहीं हूँ, मगर वो वैल्यूएशन का गेम है। तो उसका जो वैल्यूएशन है, जो लास्ट आई थिंक वैल्यूएशन करी थी तो 140 CR के वैल्यूएशन पे बूट स्टेपिंग स्टार्टअप है। और कंप्लीटली पहले दिन से हम प्रॉफिटेबल हैं। अच्छा, दैट्स वेरी यस। इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब ज़्यादातर फंडिंग फंडिंग पे फोकस करते हैं। नहीं, हमने और फंडिंग नहीं ली है, हम ओके। पूरा ग्रो कर रहे हैं प्रॉपरली। हम्म। और अभी तीसरे साल पे हैं, और तीसरे साल पे मोर देन 18 CR के लेवल पे हैं। ओके। एवरी ईयर वी आर डूइंग। ईयरली 18 CR के हाँ ऊपर है। या। दैट्स वेरी ऑसम। और आप ये 18, ये कैसा होता है, मतलब इसका कुछ थोड़ा डिटेल बता सकते हैं आप, इसमें ये रेवेन्यू होता कैसे है। रेवेन्यू कोर्सेज हैं, देखिए कि कुछ गुनी गुरु के हमारे ओरिजिनल कोर्सेज होते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग कोर्सेज होते हैं जो हम, जो फाउंडर्स हैं वो बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होती है कि गुनी गुरु के प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स अगर सेल हो रहा है तो उस पर कुछ कमीशन परसेंटेजेस होते हैं। राइट। फिर जो मेरा एमपीडब्ल्यू है, मिशन पॉजिटिव वर्ल्ड है, उसमें रेवेन्यू है कि मेरे 99 के कोर्सेज होते हैं, उसके बाद में मेरे पेड और भी बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं। ओके, वो फाइनल है प्रॉपर। पूरा प्रॉपर फनल से जो चलता है, तो वो फनल से चलता है। मेंटरिंग होती है, पर्सनल मेंटरिंग चलती हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जहाँ पे पर्सनल फोकस होता है वो एक्सपेंसिव होती हैं थोड़ी।
और इसमें से सबसे हाईएस्ट आपने बताया था कौन सा है, हाईएस्ट रेवेन्यू का जो है? हाईएस्ट मेरा MPW जो ये ट्रेनिंग वाला है, ये ओके, मेरा हाईएस्ट है। हाईएस्ट। और उसमें अगर आप सिर्फ शेयर करना चाहो, हाँ। ऊपर ऊपर मोटा मोटा भी शेयर कर सकते हो, तो आप आपका जो सबसे बेस्ट मंथ रहा है या बेस्ट ईयर आप बता सकते हो कि कितना हुआ था, बेस्ट ईयर या फिर बेस्ट मंथ? हाँ। हाँ, मतलब करोड्स में जाता है। 8 फिगर्स में अपना है। हाँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो या फ्रीलांसर हो या ऑनलाइन अपना पैसा कमा रहे हो, बट आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हो, ये चीज़ सीखो। ऑर्गेनिकली लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं आप, अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विदाउट पेड एड्स लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। मैंने पर्सनली बिना एक भी पैसे खर्च किए लीड्स जनरेट किए हैं, बहुत सारे लीड्स जनरेट किए हैं। कितने सारे लीड्स जनरेट किए हैं स्पेसिफिकली, कैसे कैसे किए हैं, वो सारी बातें मैं आपको उस ई मीटिंग में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कंटेंट क्रिएट करके कैसे ग्रो करना है ऑर्गेनिकली, वो सारी बातें आपको वहाँ पे पता चलेगी। मिलते हैं उस ई मीटिंग में, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर ऑनलाइन पैसे कमा रहे हो तो। नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। तो अगर किसी कोई इंसान है जैसे स्टार्ट करना ऑनलाइन, आप तो बहुत सारी चीज़ करो, मुझे लगता है आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेके बैठा है काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में। हाँ। तो अगर कोई यंग लड़का है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, उसको कौन सी चीज़ों पे आज के टाइम पे फोकस करना चाहिए? ये एंटरप्रेन्योरशिप की अगर कॉन्टेक्स्ट है तो कुछ भी, पहली चीज़ तो देखा देखी में ना कीजिए। आजकल कई लोग क्या करते हैं कि जैसे शार्क टैंक चला, शार्क टैंक के बाद मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं कुछ स्टार्टअप्स को मेंटर भी करता हूँ, राइट, और प्लस मेरे सर्कल में भी अच्छे स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, तो वहाँ से भी फीडबैक आता रहता है कि आजकल कई बार क्या, एक वो देखा देखी में भी लोग चालू कर लेते हैं कि यार स्टार्टअप का कल्चर है, मैं भी जाके स्टार्टअप कर दूँ। करता हूँ बहुत पहली हूँ। चीज़ तो ये ना करें, नेवर डू दैट। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपके सही में दिल के करीब है, राइट, कि सही में आप उससे शायद जूझे हैं, आपके करीब है वो प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को पहले देखिए कि मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व करूंगा, व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व इन द मार्केट, राइट। सो वैल्यूएशन के गेम में नहीं जाना है, वैल्यू के गेम में जाना है कि हाउ यू कैन क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट। आप मार्केट में वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? वैल्यू क्रिएट होती है लोगों की लाइफ में या तो कोई कन्वीनियंस पैदा करके या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके, उससे आप वैल्यू क्रिएट करते हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट P इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। देन देर इज अ सेकेंड P, नाउ डिजाइन अ प्रोडक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज प्रोडक्ट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप जिस प्रोसेस से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वही तो आपका प्रोडक्ट है। तो आप सेकंड पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें कि अब आप क्या प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, क्या प्रोडक्ट लेंगे या क्या सर्विस देंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द निश, अपनी निश भी आइडेंटिफाई कीजिए। प्रोस्पेक्ट, निश को अगर मैं डिफाइन करूँ तो निश इज़ लाइक पीपल हु यू आर गोइंग टू सर्व। आप किसको सर्व करने वाले हैं? कुछ सीनियर सिटीजन्स को करेंगे, हाउसवाइफ्स को करेंगे, पेरेंट्स को सर्व करने वाले हैं आप, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ओनर्स को सर्व करने वाले हैं। किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, कि कौन है आपका ग्राहक, कौन होने वाला है, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उसके पेन क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी होप्स एम्बिशंस, उसके डिज़ायर्स क्या हैं, जितना ज़्यादा डिटेल में उसे समझेंगे, वो समझदारी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और एकदम से मत कूद जाइए कि अगर आप नौकरी करते हैं तो ये ना करें कि सब छोड़ छुड़ा करके एकदम से मुझे तो स्टार्टअप करना है। करेज और स्टुपिडिटी में अंतर होता है, ठीक है। रिस्क लेना चाहिए लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में अंतर ये है कि अगर शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है और उस बॉलिंग पे अगर सचिन तेंदुलकर स्टेप आउट करके हवा में खेलना चाह रहा है, तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। उसने शेनवॉन की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ी है, उसने उसकी फ्लाइट भी जज करी है, पिच भी जज किया है, उसने उसने गैप भी देखे हैं कि एरिया भी चूज़ किया है, कौन से एरिया में जाने वाला हूँ मैं, स्विंग भी देखी है हवा में। वो बहुत सारा कैलकुलेशन उसके ब्रेन ने करके डिसीजन लिया है कि मुझे स्टेप आउट करके मारना है। ये कैलकुलेटेड रिस्क है। यही अगर भज्जी आगे बढ़ के मार रहा है, हवा में खेल रहा है, तो वो रिस्क है। उसने कैलकुलेशन नहीं करी है, उसने बस अरे लगा दो बस, ठीक है। हाँ, तो उसके में आउट होने के चांसेस ज़्यादा, लग भी सकता है कभी तुक्का, बट आउट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क से मेरा मतलब ये है कि अगर आप नौकरी में हैं, पहले अपना सर्वाइवल का टेकन केयर कीजिए
कि अगर आपका जो बेसिक खर्चा है, भले ही सर्वाइवल लिमिट कर दीजिए, अपने खर्चे लिमिट कर दीजिए, लेकिन पहले ये मेक श्योर करें कि आपका अगर खर्चा सर्वाइवल जो है वो पूरा हो रहा है, उसका टेक केयर करके शुरुआत में एज ए साइड हसल करें। अगर ऑलरेडी जॉब में है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, शुरुआत में एज ए साइड हसल करें, और फिर जब इतना आप कमा रहे हैं कि अब सर्वाइवल हो सकता है, तब फिर उसको फुल टाइम कर दें। या फिर सेकंड तरीका ये है कि एटलीस्ट 2 साल का अपना घर खर्च सेविंग में बचा के रख लें। अगर ये कर लिया है तो देन यू कैन गो फुल थ्रोटल, क्योंकि किसी भी बिजनेस में एक पेशेंस तो आपको देना पड़ेगा, रातों रात नहीं हो जाएगा। कई एंटरप्रेन्योर्स गलती क्या करते हैं कि सपोज पहले नौकरी कर रहे थे, रातों रात छोड़ करके फुल टाइम यहाँ लगा दिया, सारी पूंजी यहाँ पे लगा दी। अब दम है आइडिया के अंदर, लेकिन अब उनका फाइनेंशियल पावर खत्म हो गई है उनके पास में। और इससे एक और चीज़ होती है कि मतलब बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट करोगे तो मार्केट आपके लिए पैसा क्रिएट करने ही वाला है, बिकॉज मनी इज जस्ट अ सिंपल यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब वैल्यू को मेजरमेंट देने के लिए पैसा समाज में आता है, सोसाइटी में मनी का इन्वेंशन वैल्यू के मेजरमेंट के लिए होता है। तो फंडामेंटली मनी इज सिंपल यूनिट ऑफ वैल्यू। तो यानी कि आप वैल्यू क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, बट द प्रॉब्लम इज अगर आपका सर्वाइवल टेकन केयर नहीं है, तो यू विल नॉट थिंक अबाउट वैल्यू, यू विल थिंक अबाउट मनी। Now you might compromise your ethics, you might compromise the quality of your product, because अब आपकी intention अलग हो गई है, right? Now you will put profit first and people will go at second back seat. So ये कभी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो लोग अगर जॉब करते हैं या ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं, तो वो ये 2 तरीके से करें। कुछ लोग जो कम्प्लीटली यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल नए हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि पहले कहीं सीखें थोड़ा सा, और ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देन दे कैन स्टार्ट। हम्म। दिस इज हाउ दे शुड नहीं, अप्रोच। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पहले मेरे को याद है जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, तब ज़रा भी ना एंटरप्रेन्योर्स की इतनी इज्जत नहीं थी। तब सिर्फ जॉब 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 ज़्यादा था। मैं 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो टाइम पे इतना एंटरप्रेन्योरशिप का हवा नहीं थी, बट अभी रिसेंट ईयर में मैं देख रहा हूँ 2-3 साल लोगों को समझ में आया हाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पावरफुल चीज़ है, तो घुस रहे तो सब लोग पूरा ही घुस जा रहे हैं। लोग अब कितने सारे लोग मैसेजेस आते हैं मेरे से, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैं अपनी कॉलेज छोड़ दूँ क्या, स्कूल छोड़ दूँ क्या, स्टार्टअप करना है। तो मैं भी ये लोग को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग है ना देखा देखी में ही कर रहा है। ऐसा नहीं उन्होंने सच में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उनका विजन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, उनको सिर्फ ऐसा कि नहीं पैसा कमाना है, और उनको देखा लग रहा है देखी कि में देखा देखी में कर रहे हैं। तो वही जिसके जिसे बहुत इसमें ना प्रॉब्लम होती है। कॉलिंग आइडेंटिफाई करो कि डू यू रियली हैव अ कॉलिंग। एंटरप्रेन्योर कौन है? मतलब एंटरप्रेन्योर वो है जो जो क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, राइट? कि उसका विजन है, कुछ क्रिएट करने का विजन है उसके अंदर, सिर्फ पैसा कमाने का विजन नहीं है एंटरप्रेन्योर में, कुछ क्रिएट करने का। क्योंकि अगर पैसा कमाने का विजन सिर्फ हो तो फिर तो कभी मार्क जुकरबर्ग काम ही ना करे, बिल गेट्स काम ना करें, अंबानी काम ना करें, कोई काम ही ना करें। आप इनकी अगर जीवनी देखें तो ये दिन रात लगे, आज भी दिन रात लगे हुए आपको मिलेंगे, मेहनत करते हुए मिलेंगे। तो पैसा सिर्फ तब तक ही मोटिवेशन है जब तक आपने उसे कमाया नहीं है। एक बार एक लेवल पे कमा लिया, देन मनी कैन नेवर बी योर मोटिवेशन। मनी आपका मोटिवेशन नहीं होती है, ठीक है? मैं खुद भी जब इनिशियल लेवल पे था तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना पैसा आ जाए तो फिर देखो कैसी ज़िंदगी हो जाती है, ये आ जाए तो कितने हो जाती है, पैसा पैसा कितना मोटिवेट कर सकता है, ये सब आता है लोगों के अंदर। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा है जिशान कि एक पॉइंट आप कमा लेते हैं, उसके बाद में मनी आपको ड्राइव नहीं करती है। अच्छा लगता है, नो डाउट, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। मगर आपका दिमाग इसी में चलता है कि मैं इसी पैसे को यूज़ करके इस बिज़नेस को कैसे और ग्रो करूं, या इम्पैक्ट और कैसे करूं, और ज़्यादा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं दिमाग चलता है आपका। अगर आप में ट्रू वो एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट है, वो आत्मा है ना एंटरप्रेन्योर वाली, तो यू जस्ट वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम। जैसे अब इलोन मस्क को देखें, मैं काफ़ी फ़ैन हूँ उनका और काफ़ी पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में। आप देखेंगे वो बंदा एक प्रॉब्लम पकड़ता है, उसको सॉल्व करता है, फिर एक दूसरी प्रॉब्लम पकड़ता है, उसको सॉल्व करता है, हाइपर लूप्स क्रिएट कर रहा है, स्पेस एक्स बना दिया है, और बैक टू बैक प्रॉब्लम्स पकड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब उसका जो किक है वो उसमें है। मतलब आई डोंट थिंक कि उसके अकाउंट में क्या पड़ा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उससे वो उसको मोटिवेट नहीं कर रहा होगा, वो उसको नहीं ड्राइव करता, उसको ड्राइव प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप में कॉलिंग है इसके लिए, कि अंदर से आवाज़ आ रही है क्या, या बाहर के लोग कह रहे हैं सिर्फ इसलिए आप लग गए हो। और एक्चुअली आप देखें बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जहाँ पे जिनमें सही में आवाज़ होती है, वो कितना ही स्ट्रगल हो जाए, कितना ही फेलियर हो जाए, कितना ही सेटबैक हो जाए, लेकिन छोड़ते नहीं है, वो मतलब करना ही करना है उन्हें। लगे रहते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत पैटर्न नोटिस किया। मैक्सिमम लोग जो पैसे कमाते हैं वो लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं। मैंने हाँ, स्टार्ट करते तो पैसा पता रहता है आएगा पैसा, लेकिन
मतलब उस पर अच्छा फोकस लगता नहीं है, रहता है। पैसा हाँ। अच्छा लगता है, मगर मतलब इट इज, साइमन सिनेक एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि आप कार को बिना फ्यूल के चला सकते हो, बिना पेट्रोल बिना डीजल के चला सकते हो कार? नहीं। नहीं चला सकते। मगर क्या कार क्या आपने इसलिए खरीदी थी ताकि उसमें पेट्रोल डला सको रोज? हम्म। कार हमने किस लिए खरीदी थी? चलाने ट्रैवल के करने लिए। के लिए। हम्म। तो कार इज योर बिजनेस। हम्म। आप बिजनेस को जो चलाने का इंजॉयमेंट है आप उसके लिए करते हैं, लेकिन पेट्रोल के बिना बिजनेस चलेगा नहीं। राइट। तो वो भराना जरूरी है। तो यही रोल है मनी का आपकी लाइफ में। हम्म। It's a fuel. It's going to run your business. It's going to run your home. It's going to run your life. But you don't drive car because you want to fill petrol every day. राइट, इट मेक सेंस भाई। याद रखो ये कि मनी सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। कई बार लोग बोलते हैं ना सिर्फ बाय प्रोडक्ट है, आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो मनी एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास आ ही जाएगा। और ये आ सब जाएगा। सब रिच लोग, जितने भी रिच लोग हैं, ये चीज़ कंप्लीटली एग्री करके बोलते हैं ये यस। चीज़ को। भाई प्रैक्टिकली क्या एक्शंस लोगों को आज लेना चाहिए, आज आपके हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस ले सकते हैं? जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें, और वो कौन सी चीज़ों पे काम कर सकते हैं? जैसे कि मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपके पास हार्ड स्किल्स भी होना ज़रूरी है, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में कौन सी स्किल्स ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया आगे बढ़ने में? और आजकल के जो यंगस्टर्स है या लोग हैं, उनको कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए? तो स्किल्स तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: माइंडसेट, स्किल सेट और एनवायरनमेंट। कई बार लोग सिर्फ माइंडसेट और स्किल सेट की बात करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। बट एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल, एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे मैं, मेरा थोड़ा गांव का फैमिली है, ठीक है, फिर हम अजमेर शिफ्ट हुए पढ़ाई करने के लिए। तो आसपास बहुत सारे बिजनेसमैन नहीं है, राइट? तो एनवायरनमेंट बिजनेस का नहीं है, एनवायरनमेंट ज़्यादा नौकरी का है, जॉब का माइंडसेट ज़्यादा है। लेकिन जब मैं गुजरात शिफ्ट हुआ तो वहाँ मुझे एनवायरनमेंट बिजनेस का मिला। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम नेचर और नर्चर दोनों का प्रोडक्ट होते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपको बेहद प्रभावित करता है। इसलिए जो साइकोलॉजी में कहते हैं दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप जिनके राइट। साथ सबसे ज़्यादा अधिक समय बिता रहे हैं उन्हीं की पर्सनालिटी ट्रेट आप लेने लगते हैं। हम्म। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैं शेयर कर देता हूँ हाँ हाँ। कि एक बार एक गुरु और शिष्य थे, और दोनों बैठ कर के ध्यान कर रहे थे। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। तो शिष्य तो ज़्यादा गहरे ध्यान में नहीं था, तो आवाज़ सुन के डर गया, भागा और पेड़ पे चढ़ गया। तभी शेर आया, आकर के गुरुजी के पैर छू के चला गया। तो शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि इतने महान है मेरे गुरुजी, शेर आगे पैर, उसको बड़ा गर्व महसूस हुआ और शेर के जाते ही वापस जाकर के बैठ गया। मन में लेकिन विचलित है कि ये क्या देख लिया मैंने। तो सोचा कि गुरुजी ध्यान से बाहर आएंगे तो जरूर इनसे पूछूंगा कि ये कैसे किया आपने। तो गुरुजी ध्यान से बाहर आए, आंखें जैसे ही खोली थी कि एक मच्छर आया गुरुजी के गाल पे बैठा, और गुरुजी उसको हटाने गए तो गुरुजी का हाथ ही खुद के गाल पे पड़ गया और मच्छर उड़ गया। अब इसको डिलेमा आ गया कि ये कैसा गुरु है, मच्छर आके काट लेता है, शेर आगे पैर छू के चला जाता है। तो उसके दिल में बात पचती नहीं है, तो वो अपने गुरुजी को कह देता है कि आप बताएं यार कि ये कैसे हुआ गुरुजी, कि मच्छर काट जाता है पैर, शेर तो पैर छू जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि सही में जानना चाहता है? बोले हाँ जानना चाहता हूँ। तो सुन, कि जब मैं ध्यान में था तो मैं भगवान की संगत में था, लेकिन जब मच्छर आया मैं तेरी संगत में था। तो अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो आपको म्यूजिक के एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो पुट योर सेल्फ इन एन एनवायरनमेंट। ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी कम्युनिटीज़ में अपने आप को डालें जहाँ पे ऐसे बातें होती हों, जहाँ पे एनकरेजमेंट मिलता हो एंटरप्रेन्योरशिप को। उस एनवायरनमेंट्स में डालना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी स्किल सेट है, स्किल सेट में आप देखें तो आई थिंक मुझे जो सबसे ज़्यादा मदद करती है, अब जो मदद करती है, जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी एक टाइम पे, वो स्पीकिंग है, ठीक है। कि अपने विचारों को बिल्कुल आर्टिकुलेशन के साथ में लोगों तक पहुंचा पाना, कम्युनिकेट कर पाना, वो एक है। सेल्स एक बहुत इम्पोर्टेंट कला है, क्योंकि सेल और कम्युनिकेशन साथ में ही चलते हैं। सेल इज़ बेसिकली योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट द वैल्यू। तो कई बार आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू रखते हैं, बहुत अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट है आपका, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट आप कम्युनिकेटर अच्छे नहीं हैं, तो आप उस वैल्यू को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। सो आपको अच्छा सेल्समैन भी होना ज़रूरी है। तो सेलिंग स्किल ज़रूर आनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल ज़रूर होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्किल आपको लेनी पड़ेगी, ब्रांडिंग की स्किल लेनी पड़ेगी। तो ये स्किल्स आपको अपने अंदर या तो पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आप में ये स्किल नहीं है तो ऐसे लोग ढूंढिए जिनमें वो स्किल है और उनके साथ पार्टनर कीजिए, एसोसिएशन कीजिए।
वन मैन आर्मी चलाने का प्रयास ना कीजिए, राइट। तो ऐसे जो जो स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पे आप या तो एसोसिएशन करें या हायरिंग करें, या फिर खुद जितनी क्वालिटी सीख सकते हैं उन क्वालिटीज़ को खुद में लें। सेल्स, मुझे लगता है कि एक फाउंडर के अंदर सेल्स की, आप सभी में देखेंगे, अगर बिल गेट्स की कहानियाँ पढ़ेंगे आप या अंबानी की पढ़ेंगे, किसी की भी आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सेल एक ऐसा फैक्टर है कि जो सबके अंदर दिखता है, कि अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट कर पाने की जो एबिलिटी है। और जिनमें किसी में अगर नहीं भी थी तो उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके पार्टनर ऐसे हों जो वो कर सकें। तो किसी का दिमाग अगर प्रोडक्ट में चलता है, इनोवेशन क्रिएटिविटी में चलता है, तो हैव सम पार्टनर, जो पार्टनर सेल देख ले, कम्युनिकेशन देख ले। तो आई थिंक कम्युनिकेशन और सेल, ये दो, परसुएशन जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी मुझे लगती है कि जो मुझे मुझे बहुत फ़ायदा दिया है जिसने। और इसी के साथ ये लर्नेबल है। मुझे इनिशियल दिनों में ऐसा लगता था कि ये है ना फिक्स्ड होती हैं, कुछ नेचुरली अच्छे होते हैं। मैं स्कूल वगैरह में कुछ मेरे सीनियर्स को देखता था, तो वो डिबेट होते थे और स्टेज पर आकर सब बोलते थे। मैं तो जो प्रेयर होती थी उस प्रेयर में भी लेट पीछे जाके बैठ जाता था, कहीं कहीं मेरे को आगे बुला के गवा ना दें ये लोग। तो मैं तो इस तरीके से था, तो मुझे लगता था कि ये तो ऐसे पैदा ही होते हैं आप। बट चाहे सेलिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्पीकिंग हो, ये सभी चीज़ें लर्नेबल हैं, इन्हें सीखा जा सकता है, यू कैन लर्न दैट। ओके, तो ये जो स्किल्स आपने बताए उसके ऊपर आप कुछ टिप्स बता सकते हो कि किसी को अच्छा स्पीकिंग करनी है तो लोगों को क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? प्रैक्टिकल टिप्स इस पे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे पब्लिक स्पीकिंग पे अगर करना है, तो कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखें। नंबर वन, फोकस ऑन योर मैसेज। कि आप अगर एक स्टेज पे जाकर के लोगों को बोलना चाह रहे हो, डोंट फोकस कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। वो मत सोचिए, आप ये अपने मैसेज पे फोकस कीजिए कि मैसेज क्या डिलीवर करना चाहता हूँ मैं क्या वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ मेरी टॉक के बाद में, जब मेरी टॉक कंप्लीट हो जाए, तो मैं क्या मेरी ऑडियंस लेकर के जाए, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी, इंस्टेड आपको ये सोचना है कि मेरी टॉक के बाद में जनता अपने साथ लेके क्या जाएगी। तो अपने मैसेज पे फोकस करें कि जो वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं उस पे आपको फोकस करना है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, यूज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। कि जनरली जब हमारे अंदर फियर होता है तो हम क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। तो यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है आपका ब्रेन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, हार्ट बीट तेज होगी, चेहरा लाल पड़ेगा, आप ब्लैंक होने लगेंगे, हाथ पैर बिल्कुल जकड़न आने लगेगी। तो इसके लिए आप एक ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करें, जिसमें आप डीपली इनहेल करेंगे अपने नॉस्ट्रिल से और माउथ से एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो आपको नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और माउथ से एक्सेल करना है, जैसे एक स्ट्रो में हवा भर रहे हो, दिस वे, जैसे कि स्ट्रो में हवा जा रही है वैसे आपको करना है। ऐसा 7 टाइम करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है और आप पैरासिम्पैथेटिक में आ जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्सेशन की स्टेट आती है। तो मैसेज पे फोकस कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, आप करें कि ब्रीदिंग करें। नंबर थ्री चीज़ आपको ये ख्याल रखना है कि अपनी जो स्पाइन है, जितना हो सके अपनी स्पाइन को सीधा रखें। एक सीधी स्पाइन सीधा ब्रेन को सिग्नल देती है कि मैं कंट्रोल में हूँ, आई एम इन कंट्रोल। मतलब आप अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और गर्दन सीधी रख के स्टेज पे जाके बोलने लगे, पूरी दुनिया बैठ के सुनेगी। ठीक है, क्योंकि सीधी रीढ़ की हड्डी और सीधी गर्दन एक अपने आप में लोगों को तैयार कर देती है सुनने के लिए। तो ये जाके सबसे पहले ये कर लें, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड जो है ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन में रहते हैं। तो हम एनएलपी में एक चीज़ सिखाते हैं कि आपकी जो फिजियोलॉजी है वो आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। तो आपकी फिजियोलॉजी अगर ऐसी है जो कॉन्फिडेंस की फिजियोलॉजी है, तो आपका माइंड कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेगा, क्योंकि बॉडी को रिस्पॉन्ड करता है आपका माइंड। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अपनी फिजियोलॉजी को कैसा बनाएं, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पाइन को सीधा करें आप, तो ये फैक्टर्स हैं। प्रैक्टिस करें। क्लीशे है, सिंपल सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो भी आप स्पीच देना चाहते हैं उस पर प्रैक्टिस बहुत सारा करें, रिहर्सल बहुत सारा करें। और एक और चीज़ कि अगर कुछ गलत हो जाएगा उसके लिए पहले से सोच के प्रिपेयर करके रखें, कि अगर मैं यहाँ भूल गया तो व्हाट विल बी माय स्टेप्स, मेरे क्या स्टेप क्या होंगे, अगर मैं कुछ भूला तो मैं उसको कैसे टैकल करने वाला हूँ वो पहले से। या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो ऐसी कुछ दो तीन चीज़ें आ सकती हैं आपके जीवन में, राइट, जो हो सकता है। और तो वो करें। और बाकी जो मैंने आई थिंक अपने दूसरे पॉडकास्ट में भी कहा था, दैट एक्शन इज़ द एंटीडोट, कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। मैं
अगर एक किस्सा बताऊं तो मैं एक प्रोग्राम लेने गया था, बहुत पहले की बात है। मेमोरी पे प्रोग्राम था, प्रोग्राम का नाम था हाउ टू अचीव फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है। और एक छोटी सी स्कूल में था, 40-50 बच्चे थे। मैं स्टेज पे गया, हाउ टू अचीव फोटोग्राफिक मेमोरी, और 10 मिनट बाद ही भूल गया। अब बच्चे कैसे होते हैं स्कूल के तो कुछ ताली पीटने लग गए, कुछ पीछे से कह रहे हैं पहले अपनी तो ठीक कर ले। तो मतलब वो 1.5 घंटा मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे निकाला। मैं सोचा कि फटाफट से ख़त्म करके भागता हूँ, नज़र नहीं आऊँगा कि ये 50 लोग मुझे वापस ज़िंदगी में कभी ना मिलें। ऐसा मुझे वहाँ पे रहा। जनरली आप मीटिंग के बाद में रुकते होगे कोई, उस समय तो ऑटोग्राफ का ही ज़्यादा ज़माना रहता था, सेल्फी वगैरह तो बच्चों को अलाउड नहीं है, तो लोग रुकते थे ऑटोग्राफ के लिए। हम तो भाग गए उस दिन। बट उस चीज़ ने मुझे, उस बैड एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि मुझे और कैजुअली नहीं लेना है, मुझे और प्रिपरेशन करनी है। ये चीज़ें गलत हो सकती हैं मेरे साथ में, जिनको मुझे ध्यान रखना है। तो एक्शन इज़ द एंटीडोट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक्शन लोगे, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। एक्चुअली सारी सारी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जॉर्डन पीटरसन की भी बुक है 12 रूल्स फॉर लाइफ, उसमें वो पहला लेसन ही उनका रूल ऑफ लाइफ ये है कि स्टैंड स्ट्रेट विद शोल्डर बैक। और वो हाँ। चीज़, उसके पीछे साइंस है, बहुत डीप साइंस है उसके पीछे। यस। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ते हैं, आपको अच्छा स्ट्रांग फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। आपने बोला ना, माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, तो वो चीज़, यस। बॉडी अगर अच्छे से रिएक्ट करेगी तो माइंड भी अच्छे से रिएक्ट करेगा, और फिर वो एक अच्छा पॉजिटिव लूप भी क्रिएट हो सकता पॉजिटिव है। लूप के, वेरी गुड। राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे भाई। वैसे ही मैं पूछूंगा, आपने सेल्स के बारे में भी बात करी है, आपने काफ़ी सारी सेल्स किए भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ। तो आप कुछ ऐसे, कुछ सेल्स के अंदर आप अच्छी चीज़ें, कुछ मिस्टेक्स जो करते हैं लोग, और कुछ अच्छे टिप्स जो लोगों को करने चाहिए अच्छी सेल्स निकालने के लिए। एक अच्छा सेल्समैन कभी सेल करता ही नहीं है। हाँ, आगे। ठीक है। अ गुड सेल्समैन नेवर सेल्स, हम्म। ही जस्ट क्रिएट अ डिजायर टू बाय। हम्म। पीपल लव टू बाय बट दे हेट बीइंग सोल्ड। राइट। लोगों को खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद कि उन्हें कोई बेच बेचे। दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा अपने प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस तक लेकर के जाना, वो बेहद ज़रूरी है। अगर मैं सपोज करें कि हनी सिंह का गाना लेकर के अपनी दादी के पास चला गया और हनी सिंह सुना दिया उन्हें, गाली मुझे भी पड़ेगी, हनी सिंह को भी पड़ेगी, माहौल ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ, ये है बेचने का प्रयास करना। बेचने का प्रयास वो होता है कि जब आप एक अनफिट प्रोडक्ट किसी को बेचने का प्रयास करते हैं, कि जो उस बंदे के लिए सही है कि नहीं आप जानते भी नहीं हैं, और आप उसे कर रहे हैं, तो सबको गाली पड़ेगी। तो दादी को जाके अनूप जलोटा सुनाओ, अपने टीनेज बच्चे को जाके हनी सिंह सुनाओ, सब खुश रहेंगे। तो सेल का मेरे ख्याल से 80% काम वहीं हो जाता है जहाँ पे आप अपने टारगेट कस्टमर को बहुत अच्छे से समझते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एप्पल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखें कि एप्पल आपको कभी बेचने का प्रयास ही नहीं करता है। मतलब कि एप्पल अपना फ़ोन लॉन्च करता है, लोग लाइनों में लगे रहते हैं, वेट करते हैं कि मैं कब खरीदूंगा। फैन फॉलोइंग क्रिएट कर रखी है। देर इज अ डिजायर टू बाय। वो दे आर नॉट सेलिंग यू, दे आर क्रिएटिंग अ डिजायर टू बाय। और आप देखें तो जितने भी गुची, प्राडा, लुई विटॉन, क्रिस्टियन डियोर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग अ डिजायर टू बाय, दे आर नॉट सेलिंग यू, दे आर क्रिएटिंग। उनका सेल्समैन, आप लुई विटॉन, क्रिस्टियन डियोर, इनमें शोरूम में चले जाएं, वो आपको अटेंशन भी नहीं देते हैं पूरी तरीके से। दे डोंट पे अटेंशन टू यू। ऐसा लगेगा आपको कि यार हो क्या रहा है ये। ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ की राइट ऑडियंस चूज करें। मेरा ये मानना है कि राइट ऑडियंस होगी तो सेल का मैक्सिमम प्रोसेस वैसे भी डन हो जाएगा। सेकंड चीज़, सेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि फंडामेंटली सेल कब होती है? व्हेन द परसीव्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। जब परसीव्ड वैल्यू प्राइस से बड़ी हो जाती है, उसी पॉइंट पे सेल हो सकती है। राइट। तो नॉट वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन सामने वाला परसीव नहीं कर पा रहा है उस वैल्यू को, तो कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि ठीक ठाक सा है, लेकिन आपने परसेप्शन बहुत अच्छा बना दिया है, तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। परसेप्शन से सेल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि व्हेन परसीव्ड वैल्यू विल ओवर पावर द प्राइस, द पर्सन विल बाय, अगर वो प्रोडक्ट फिट है तो ये यही कैसे का। कर सकते हैं परसीव वैल्यू बढ़ाने का, कुछ टिप्स है? मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि एंटीक कार्स होती हैं, हम्म। राइट, हम्म। कि 8-8 करोड़ की बिकती हैं, 10-10 करोड़ की एंटीक कार्स होती हैं, हम्म। जबकि उनको चलाना भी मुश्किल है। हाँ, राइट। विंटेज कर सको। विंटेज कार जिन्हें हम कहते हाँ। हैं,
क्यों 10 करोड़ में बिक रही है? मतलब वहाँ तो इंजन भी नहीं है, स्पीड भी नहीं है, हाँ रोल्स रॉयस से ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। हाँ। वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू नहीं है, परसीव्ड वैल्यू है। जो खरीदने वाला है उसके दिमाग में परसेप्शन है कि ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है या वैल्यूएबल आइटम है, मेरे लिमिटेड है। पास में कलेक्शन में होना चाहिए। हम्म। राइट। तो परसीव्ड वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है? परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय स्टोरी अराउंड द प्रोडक्ट। क्रिएट अ स्टोरी, हम्म। एक स्टोरी, झूठी स्टोरी नहीं, जेन्युइन स्टोरी, कि हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ उसकी जो स्टोरी है वो ज़रूर ऐड करें। हम्म। मैं एक रियल एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज़ कि मैं आपको एक शहद की डिब्बी लेकर के आ जाऊँ आपके सामने, और सपोज़ इतनी सी डिब्बी है वो, और मैं कहूँ कि ये शहद है, इतनी डिब्बी है ये, और इसमें आप मान लें कि 250 ml शहद है इसके अंदर, 250 ml का शहद है, और प्राइस है 80,000 रुपये। ठीक है, तो क्या लगता है, महंगी लगेगी? महंगी लगेगी, राइट। लग रहा है ना कि महंगी है। हम्म। तो यानी कि मैंने क्या परसीव्ड वैल्यू, ये जो अभी पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्राइस इज ग्रेटर देन द परसीव्ड वैल्यू। राइट। राइट। लेकिन अब मैं परसीव्ड वैल्यू इसकी बदलता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शहद बनाया गया है, इस शहद का अर्क जो है, हिमालय के आसपास में बहुत ही कुछ डेंजरस एरियाज हैं, उस एरिया में ये फूल उगता है, जो साल में सिर्फ 2 महीने के लिए रहता है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुसीबतों से गुजर करके जाना पड़ता है, और उस अर्क को निकालना पड़ता है। उस अर्क से इस शहद को बनाया जाता है। अभी पहले से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई वाले। अब बढ़ गई। राइट। फिर अब मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया जाता है। यानी कि जो आप दूसरा शहद यूज़ करते हैं उसकी आप 4 चम्मच यूज़ करेंगे, इसका आपको ड्रॉप यूज़ करना है। हम्म। अब और बढ़ी कि नहीं बढ़ी बढ़ गई वैल्यू? और वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू बढ़ गई। हम्म। राइट। सो दिस इज हाउ यू इंक्रीज द परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू एफर्ट से बढ़ती है, कि जब सामने वाले को ये पता लगता है कि आपका बहुत एफर्ट लगा है इसके अंदर। राइट। हम्म। तो आप देखते हैं कि आप लाइव वर्कशॉप लेते हैं और आप रिकॉर्डेड कोर्स बेचेंगे, जनता लाइव में ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, आपका सेम कंटेंट है लेकिन रिकॉर्ड में उतना पैसा नहीं करेगी। हम्म। क्या बोलती है जनता? भाई तुम्हारा तो कुछ लग ही नहीं रहा, रिकॉर्डेड ही तो दे रहे हो। हम्म। परसीव्ड वैल्यू कम है। परसीव्ड वैल्यू कम हो गई ना, जबकि कंटेंट तो सेम है, उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही बदलेगी। लेकिन तो जनता जब परसीव्ड वैल्यू बनाती है तो एफर्ट बताती है। इसलिए आप देखते हैं कि अब मैं भूल रहा हूँ शायद, कि एक कॉफ़ी वाली कंपनी जो पूरा प्रोसेस बताती है कि हम यहाँ के बगानों से तोड़ के लाते हैं, फिर यहाँ हम्म। पे रखते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे आपके लिए बनती है ये कॉफ़ी। अच्छा। ऐसा कुछ तो ऐड, हाँ। यानी कि दे आर इंक्रीजिंग परसीव्ड परसीव्ड वैल्यू वैल्यू। बाय शोइंग यू द एफर्ट दे आर पुटिंग। राइट। परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है एक्सक्लूसिविटी से। एक्सक्लूसिविटी मतलब ऐसे 4 ही पीस हैं पूरी दुनिया में, ऐसे 2 ही पीस हैं इस दुनिया में, तो अब 2 ही पीस हैं, तो अब आप घड़ी 64 करोड़ की बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिविटी, कि ये बहुत रेयर चीज़ है। डायमंड्स क्यों महंगे हैं? लोहा महंगा क्यों नहीं है उतना? क्योंकि डायमंड रेयर है। तो इवन जब करेंसी, जो पहले बार्टर सिस्टम होता है, फिर कमोडिटी मनी आती है, फिर फैट मनी आती है, जो मनी का भी जो एवोल्यूशन है, तो इनिशियली जब पैसा, इनिशियल फॉर्म ऑफ जो करेंसीज रहती थी, उसमें ये कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सब क्यों रखते थे? कि जो एलिमेंट ज़्यादा मिलता है उसकी वैल्यू कम होगी, जो कम मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो एक्सक्लूसिविटी परसीव्ड वैल्यू को इंक्रीज करती है। इसलिए आप देखें कि आप लुई वुइटन खरीदने जाएं, रोलेक्स खरीदने जाएं, बड़ी एक्सक्लूसिव होती हैं। राइट। तो एक्सक्लूसिविटी से परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज होती है, कितना रेयर है आपका प्रोडक्ट। तो एफर्ट से बढ़ेगी, एक्सक्लूसिविटी से बढ़ेगी, स्टोरी से बढ़ेगी, कि उसके अराउंड स्टोरी क्या है। मैं आपको एक टोपी 5 लाख रुपए की बेच सकता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सी कैप है, वो भी 3 साल पुरानी कैप है, मैं आपको 3 साल पुरानी कैप 5 लाख में बेच सकता हूँ। ठीक है, कैसे बेच सकता हूँ? ठीक है, उस कैप के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो कैप है ये सचिन तेंदुलकर की कैप है, ये रहा सचिन का सिग्नेचर इस पे, और ये इसने जब पहली डबल सेंचुरी मारी थी उस टाइम पे ये कैप पहन पहनी थी। स्कैरसिटी भी बन गई हम। अब बन गया, अभी 5 लाख में खरीद लेगा इंसान, हाँ, जो और फैन है ऑक्शन वो तो में, खरीद लेगा। ऑक्शन में बिकते हैं। अगेन राइट ऑडियंस इज राइट ऑडियंस के इम्पोर्टेंट। सामने जाएंगे तो राइट खरीद लेगा। ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट, वो राइट, सबसे मेक पहला सेंस। पॉइंट है, उसके बिना सेल्स नहीं हो सकती है। राइट। तो ये कुछ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो परसीव्ड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। नाउ योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट दिस, दैट इज सेल। सेल इज नॉट कन्विंसिंग पीपल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पुशिंग। ये जो सेल है, ये सेल बहुत बेसिक लेवल की सेल है।
मतलब कि आप समझें कि जो एजेंट लेवल का जो सेल है ये वो सेल है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की जो सेल होती है थोड़ी सी इन रूल्स पे चलती है। राइट, इट्स वेरी 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 पावरफुल। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। वो मेरे दिमाग में वो भी आ रहा है, वो जो पुरानी विंटेज कार का होता है, कई बार ना ऐसे लोग बताते हैं कि ये जो कार है ये महाराजा इन इन महाराजा ने खरीदी थी। मतलब अगेन एक स्टोरी, वो विंटेज कार के पीछे भी एक हाँ, स्टोरी बनाते हैं। मतलब रियल स्टोरी है, रियल झूठा स्टोरी, कुछ नहीं है। रियल नहीं, हाँ वही रियल स्टोरी से परसीव्ड वैल्यू आता पर्सीव है। वैल्यू बढ़ाते कि ये इसने इसने यूज़ करी थी, इसने यहाँ पे ये जब जंग जीत के आया था, आई डोंट नो, मैं बना रहा हाँ हूँ, बट ऐसा होती है कई बार, ऐसा लोग स्टोरी पूरी बनाते हैं प्रोडक्ट के आजू बाजू। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड आई थिंक, या फिर कंटेजियस, कोई तो बुक में मैंने पढ़ा था उसके बारे में, जहाँ पे वो लोगों ने ना ईबे से $5-5, $2-2 टोटल कुछ $150 के प्रोडक्ट्स खरीदे थे, बहुत सारे, हाँ 100 प्रोडक्ट थे, और उसको उन्होंने बेच दिया था कुछ बहुत, मतलब 6000% एक्स्ट्रा में, लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में वो 100 प्रोडक्ट को उन्होंने बेचे थे। और चेंज सिर्फ एक किए थे कि उन लोगों ने हर प्रोडक्ट के साथ एक स्टोरी डाल दिया था, कि एक जैसे कि एक घोड़े का वो है, मतलब सर है, तो वो घोड़े के सर ऐसी वो मिल रहा था $1 में, बट उन्होंने फिर उसी चीज़ को $15 में बेचा, उसके साथ एक स्टोरी कनेक्ट कर दी कि ये जो अब कितना सच था कितना गलत किया वो लोग ने मुझे नहीं पता, बट उन्होंने एक स्टोरी सिर्फ डाल के वो चीज़ को $15 में भी बेचा, $20 में भी बेचा, और ऐसे ही उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स हासिल किए। आप देखें ना, सब जगह चलता है ये। आप शादियों में देखें, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो कई बार पूरी थीम को ऐसा आपकी लाइफ स्टोरी के अराउंड बिल्ड करती हैं। दे चार्ज हाँ, करोड़ ऑफ रुपीज़। मेरे खुद राइट। के एक स्टूडेंट हैं यहाँ से, आपके मुंबई से ही हैं, अच्छा, ज्वेलरी डिज़ाइनर है, स्टोरी टेलिंग ज्वेलरी डिज़ाइनर है वो। अच्छा। ठीक है। तो वो सेलिब्रिटीज़ के लिए डिज़ाइन करती हैं, तो वो अगर आपके लिए अंगूठी बना रही है तो वो आपकी पूरी, आप दोनों एंगेजमेंट रिंग है तो आप दोनों कैसे मिले थे आपकी कहानी सुनेगी, और फिर उस रिंग को ऐसा डिज़ाइन बनाएगी कि उस रिंग से आपकी स्टोरी रिप्रेजेंट होती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इट शी चार्जेस हैवी और वो एंड है भी, पीपल, लोगों को पसंद भी है स्टोरीज, बिकॉज वो लेकिन कनेक्ट कर राइट पाते हैं, ऑडियंस। राइट ऑडियंस। ठीक है। राइट। यही बात आप अगर अपनी मम्मी को जाके बताएंगे तो वो तो यही कह रही हैं कि कॉफ़ी सीसीडी में जाके भी बता, घर पे ले तेरे को बढ़िया बना के दे देती हूँ। हाँ, राइट। सो राइट ऑडियंस बहुत जरूरी। राइट ऑडियंस नहीं है तो आप कितने ही बढ़िया कम्युनिकेटर क्यों ना हो, आप कितने ही अच्छे परफॉर्मर क्यों ना हो, नथिंग मैटर्स। द फर्स्ट थिंग इन सेल इज राइट ऑडियंस। डोंट ट्राई टू सेल एवरीबडी, फर्स्ट अंडरस्टैंड योर कस्टमर, देन लर्न टू रीच आउट टू योर राइट कस्टमर। बिकॉज I believe that good marketing is not about attracting the right clients, it's about repelling the wrong ones. सिर्फ राइट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट ही नहीं करना है, जो गलत है उनसे इनको रिपल भी करना है। यानी कि आपका मैसेजिंग और आपका स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि सही क्लाइंट तो आकर्षित हो, लेकिन जो गलत है वो दूर भाग जाएं। हम्म। अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई एग्जांपल इसके जस्ट ऊपर। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं अपना जो वेबिनार करता हूँ, हीलियो माइंड हीलियो लाइफ वेबिनार है, राइट, मैं ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से हर मंडे ट्यूसडे कर रहा हूँ, लगातार कंटिन्यूटी से कर रहा हूँ, लाखों लोग अटेंड कर चुके हैं अभी तक उसे। तो मैं उस प्रोग्राम में आते ही एक बात कहता हूँ कि ये वेबिनार किसके लिए नहीं है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। अब आइडियली तो मुझे ये कहना चाहिए ना कि ये तो सबके लिए है, लेकिन मैं जानबूझ के उस टाइम पे ये कहता हूँ कि ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, अगर आप कमिटेड नहीं है, भले ही मेरा बिजनेस इससे लूज होता हो नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सो दिस इज काइंड आई एम रिपेलिंग। अब यहाँ से क्या हो गया, जो जो आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रहे वो वैसे वेबिनार छोड़ के चले जाएंगे। सो अपना मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पहुंचाना ऑडियंस तक, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे जो गलत क्लाइंट्स हैं वो अपने आप रिपेल हो जाते हैं। वो आपको पसंद नहीं करेंगे। सब आपको पसंद नहीं कर सकते। आप अगर स्टैंड लेंगे तो बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके तरीकों को पसंद नहीं करेंगे। बट इट्स राइट। गुड। बट इट इज़ गुड फॉर योर बिजनेस, इट इज़ गुड फॉर देम एज वेल। भले ही वो आपको हेट करें करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट आपने उनका समय वेस्ट नहीं किया। ये बात भी है। राइट। पूरा सुन लेते उसके बाद में समय बर्बाद होने के बाद अगर ऐसा सोचते, इससे बेटर है ना आपने समय समय बचा लिया। राइट, आपने बचा लिया, अगेन आपने उनका ही सोचा, यस। उनको भगा के हाँ। काइंड ऑफ। यस। और अप्रूवल चाहिए नहीं मुझे उनसे, कि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट किसके लिए है, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव इन हैप्पी मनी। राइट। कि हैप्पी मनी ये होती है कि सामने वाला आपको दे रहा है, बड़ा खुशी से दे रहा है, और आपको लेने में भी खुशी हो रही है, कि क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसकी लाइफ में, जो पैसा चार्ज कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपने ऐड की है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एक और बात आपके दिमाग में, वो मेरे दिमाग में आ गई थी, आपने वो भी था ना, लोग वैल्यूएशन के गेम में जाते हैं, वैल्यू पे फोकस करना है। हाँ। अगेन कहीं ना कहीं हर जगह वो वैल्यू आ ही जाती है, वैल्यू देंगे तो आप तो वैल्यू आएगी मिल ही तो जाता सब है हो ही पैसा। जाएगा ना, मतलब, और अल्टीमेटली हम कर किसके लिए रहे हैं, मतलब कि मज़ा तो इसी जर्नी में ही तो है। हम्म। अब शार्क टैंक आप अगर जो, आई थिंक, जो ओरिजिनली अमेरिका में ही अमेरिका है ना, यूएस में था, जो हाँ। ओरिजिनल शार्क टैंक आया था, हम्म। तो शार्क टैंक में आई थिंक केविन ने बात कही थी ये, कि या रॉबर्ट ने बात कही थी, आई एम मिसिंग एग्जैक्टली किसने कही थी, लेकिन
उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि हम एज एन इन्वेस्टर जब कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये तो देख रहे हैं कि प्रॉफिट आए सब आए, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें एक्साइट करती है कि हमें वही वाली जर्नी फिर से जीने का मौका मिलता है। हम्म। एक नए स्टार्टअप वाले की जो हम ग्रो करके जो वो जर्नी में जो मजा है, वो जब साथ में किसी को वापस करते हुए देखते हैं तो वो चीज़ बड़ी मजा देती है। उसके लिए हम करते हैं, प्रॉफिट तो चाहिए, लेकिन वो जो जर्नी का मजा है वो राइट। वो भी एक। आई थिंक ये रॉबर्ट ने कहा होगा। हाँ, हो केविन सकता भाई है। यूजुअली अलग ही बात करता है सीधा ऑल अबाउट मनी मनी मनी। वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। वैसे इंडिया में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है शार्क टैंक। बहुत बढ़िया चल रहा है, यस। अभी आपको क्या लगता है अभी करेंटली मार्केट कैसा चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए लोगों को करना चाहिए क्या, मतलब क्या ओपिनियन है अभी के करंट मार्केट के हिसाब से? नहीं, मैं तो फैन रहा हूँ कि आप खुद का बिजनेस करें उस चीज़ का। भले ही मेरी एजुकेशन ऐसी रही है कि जहाँ पे नौकरी के लिए मैं प्रोग्राम था, बट सीखा ऐसे लोगों के बीच में रहा, जिसकी वजह से धीरे धीरे माइंडसेट बना कि अगर मुझे ऑप्शन है कि 50,000 रुपये की मुझे नौकरी करनी है, और या फिर मुझे अपनी पसंद का काम करना है जिसमें मुझे भले ही 10,000 रुपये मिलेंगे, तो मैं 10,000 वाला काम ही चूज़ करूँगा। राइट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बनने से क्या होता है कि अब ये सब पे लागू नहीं होती बात। पहली चीज़ तो ये कि है ना कि सब लोग सब नहीं बन सकते, हर इंसान किसी चीज़ के लिए बना है। तो पहली चीज़ तो ऑडियंस इसे जनरलाइज में ना ले कि हमें इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हर रोल है सोसाइटी में, सभी की ज़रूरत है। राइट। सो जिनमें है वो बात, अगर जिनमें वो कीड़ा है अंदर, तो उन्हें डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आना चाहिए। इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क अगर आपके अंदर वो कीड़ा है तो। सो आई एम नॉट सेइंग दैट जॉब इज़ बैड, कि जॉब बुरी होती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। सभी का रोल है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी नहीं कर सकती अगर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपके साथ में ना चले, तो यू कैन नॉट ग्रो। राइट। बट जिसका है कीड़ा है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का अगर कीड़ा है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। और एनवायरनमेंट की बात करें तो आई थिंक इससे बढ़िया एनवायरनमेंट तो कभी भी ना रहा होगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आज इतना डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, साधन इतने बढ़िया हो चुके हैं। मतलब आप पहले तो पूरा आपको टेक्निकल नॉलेज तो मैंने नहीं लिए, कभी एमबीए वगैरह किया नहीं है, जो जो पूरी सप्लाई चेन की जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में बात होती है। हम्म। आज तो आप सीधा ही डायरेक्ट डायरेक्टली पहुंच कंज्यूमर सकते हो। तक पहुंच सकते हो, डायरेक्टली अपना एक मतलब एक यूट्यूब चैनल भी आपने बना लिया, वहीं से आप डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, आप एक मिल प्रोडक्ट गया बनाओ आपको। बेचो सीधा बात हाँ, खत्म। हो गया काम डायरेक्ट। मतलब इससे ज़्यादा आसान ही कुछ नहीं था। आज जितना आसान है, आज देखे ना, एक एक सिंगर जो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, पहले उसको 50 चक्कर लगाने पड़ते थे, आज वो यूट्यूब पे वीडियो बना के अपने डाल रहा है, रील में डाल रहा है, उसको मिल रहा है, उसको बिजनेस भी मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है, मान सम्मान भी आ रहा है, वो अपनी क्रिएटिविटी भी जी पा रहा है, और लोग पहुंच भी जाएंगे आप तक। बॉलीवुड वाले भी पहुंच जाएंगे, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो लोग पहुंच जाएंगे। तो अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आज एप्रिसिएशन मिलना या लोगों तक पहुंचना, ऑडियंस तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक इतना आसान तो किसी के लिए भी नहीं रहा था। वो तो जो ओल्ड जो हैं उन्होंने जो मेहनत करी, वैसी मेहनत की, तो आज मैं कहूँगा कि उतना स्ट्रगल नहीं है। बट सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि जब सबके लिए ही ऐसा है तो यानी कंपटीशन भी स्ट्रांग है। शायद पहले जितना कंपटीशन नहीं है, उससे ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स कम हो गए हैं। तो जब एंट्री बैरियर्स कम हो जाते हैं तो बहुत लोग घुसते हैं। मेक सेंस। राइट। एग्जैक्टली। या सो मज़ा तो बहुत आ रहा है। बिजनेस की बातें हम और अच्छे से करेंगे, डिटेल में जाके करेंगे थोड़ा। मैं भी बहुत सी चीज़ आपसे सीखना चाहता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा और लाइट कर देते हैं माहौल, थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं, है ना, फटाफट। सो श्योर। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको फटाफट आंसर देना है, ठीक है? ठीक है। सो आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल? नाइट। नाइट आउल, ओके। फेवरेट बुक ऑन बिजनेस? किताबें कम पढ़ता हूँ, बट रिच डैड पुअर डैड अच्छी किताब है। ओके। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? दैट एवरी स्किल इज लर्नेबल। ओके। वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड? कि जितनी औकात है उतनी सपने देखो। ओके। 3 essential qualities for successful entrepreneur? पैशन, पेशेंस, और इंटेग्रिटी। एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दो ना, पैशन होना चाहिए, मतलब पैशन और ये। पैशन पैशन का मतलब है कि जो काम कर रहे हो उसके प्रति एक प्यार की भावना अपने अंदर रहनी चाहिए, कि मतलब कि कोई बाहर से मोटिवेट करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब खुद से लगे अंदर पड़े से आ हो, रहा है। अंदर से आ रहा है। ठीक हम्म। है। पैशन हो गया। पेशेंस मतलब धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आज तक हम ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हैं, कि 2 मिनट में मैगी चाहिए, 20 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकेट चाहिए, 20-20 का मैच चाहिए, और 30-30 सेकंड की रील चाहिए, तो सब कुछ तुरंत चाहिए।
तो बिजनेस धैर्य का काम है, पेशेंस के साथ में बनेगा, मतलब पेड़ उगाने जैसा है कि बीज लगा, नरिश करना पड़ेगा, लेकिन एक बार फल लग गए तो फिर सालों साल लगेंगे। तो पैशन होना ज़रूरी है, और पेशेंस अपने अंदर होना जरूर। इंटेग्रिटी रखें। इंटेग्रिटी का मतलब कि आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं उसमें एक एकरूपता रहनी चाहिए। वो एकरूपता के साथ में रहें कि 5 लेवल पे मैं बात करता हूँ कि आप जो चाहते हैं, आप जो मानते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं, इन 5 स्तर पे एक रूपता इज इंटेग्रिटी। तो वो इंटेग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। क्विक टिप टाइम मैनेजमेंट के लिए। मत करें टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्रायोरिटी को मैनेज करें। हम्म। लर्न टू मैनेज योर प्रायोरिटीज। इंटरेस्टिंग। बिजी डी से अगर आपको अनवाइंड करना है तो क्या करते हो? मेडिटेशन है, म्यूजिक है। सबसे ज़्यादा कपिल शर्मा मैं देखता हूँ। कॉमेडी अच्छा। इज़ माय गो टू थिंग। अच्छा। हाँ। चिल आउट करने के लिए। या टॉप स्किल्स एवरी बिजनेस ओनर शुड कल्टिवेट। सेल्स एंड कम्युनिकेशन, हालांकि दोनों मेरे ख्याल से एक ही हैं, बट सेल्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। सोशल मीडिया की टर्म्स में आप बात कर हाँ, रहे हैं। सोशल मीडिया। आई थिंक इंस्टाग्राम अभी बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम इज़ गुड। बाकी यूट्यूब भी ऑफ कोर्स अच्छा है। फेसबुक थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है अभी। हम्म। तो आई थिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ गुड। सॉरी, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इज़ गुड। ओके। कोई प्रोडक्टिविटी टूल जो आपको बहुत पसंद है? टूल तो ऑनेस्टली मैं कुछ यूज़ कर नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी टूल राइट नाउ। बट आई स्ट्रोंगली बिलीव दैट अपने दिन को इस तरीके से प्लान करें कि जितना ज़्यादा आप अपनी डीपर वैल्यूज़ से अलाइंड वर्क कर रहे हैं, कि आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, तो आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होने लगेंगे। हम्म। कोई फेवरेट कोट जो बहुत पसंद आता है? फेवरेट कोट मेरा है कि मैनी टाइम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट्स विल कम इन द अगलीस्ट पैकेजिंग। फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग तो वेकअप करके, मतलब कि एक्चुअल वर्क की बात कर रहे हैं या वर्क। कुछ भी? कुछ भी बताओ। अगर आप नेचुरल चीज़ें छोड़ दें, तो पहली चीज़ जो मैं सुबह उठ के करता हूँ, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल। अच्छा, वो कर दो। आपकी मतलब मॉर्निंग रूटीन है? हाँ, मॉर्निंग रूटीन है, लेकिन मेरी मॉर्निंग मॉर्निंग में नहीं है। ओके। कई बार 9 बजे टाइप होती है, 8 बजे टाइप होती है। हाँ। ओके। चलो, मॉर्निंग ही है। हाँ। कोई एक इंडस्ट्री ट्रेंड ऐसा आ रहा है जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म। कोई एक मिथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो कंप्लीटली झूठ है? कि इंसान जन्म से ही होता है एंटरप्रेन्योर होता है तो। हम्म। कोई एक कंट्री जहाँ पे आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में बहुत मजा आएगा? अभी तो इंडिया में ही मज़ा आ रहा है, बाकी अमेरिका में अच्छा लगेगा अगर मेरा फ्यूचर प्लान है कि वहाँ ग्रो करूँ। ओके, नाइस। किसी को अगर अपनी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो क्या पीस ऑफ एडवाइस दोगे? तो पहली चीज़ तो हॉबी और पैशन में अंतर है। अगर पैशन है उसे बिजनेस में कन्वर्ट करें, हॉबी को हॉबी रखें, साइड बाय साइड करते रहें। हम्म। नाइस। फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल या फिर इन लाइफ? फिजिक्स। ओके। फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके। बाकी वैसे सेल्फ डेवलपमेंट में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हाँ, फेवरेट है। ऑब्वियसली एनएलपी। हाँ। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली। कोई एक फाइनेंशियल टिप लोगों के लिए? सेव करने से अमीर नहीं बनेंगे। अपने पैसे को काम पे लगाएं, इन्वेस्ट करें। और पैसा कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। एक अच्छा आइडिया, अच्छी क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। कोई एक बिजनेस लीडर जिसे आप बहुत एडमायर करते हो? इलोन मस्क। ओके। और भारत में रतन टाटा जी। ओके। कोई एक मंत्रा जो सेटबैक्स में आप यूज़ करते हो, उसके बारे में सोचते हो? कि बिलीव इन इम्परमानेंस, नथिंग इज परमानेंट। ना तो गुड टाइम ना बैड टाइम, नथिंग इज परमानेंट। दिस विल ऑल्सो पास। ये वाला ऐसे। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ। दिस शैल टू पास। यस। और ये अच्छे टाइम में भी देखो, बुरे टाइम में भी देखो उसको। हाँ। वेरी नाइस। कोई एक स्किल जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हो? पूरे मेरे वेबिनार्स इंग्लिश में लूँ। अभी सीख नहीं रहा हूँ, बट मेरा फ्यूचर में टारगेट है। क्योंकि अगर मुझे बाकी शहरों में, बाकी देशों में अगर एक्सपेंड करना है, तो इंग्लिश में मैं बोल पाता हूँ, मगर जो हिंदी वाली सहजता है वो सहजता नहीं आती है उसमें। हम्म। ऐसा टीचर वाली फीलिंग आ जाती है। तो हम्म। आई वुड लव टू वर्क ऑन दैट। उस पर मैं काम करना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग। ड्रीम कोलैबोरेशन? ड्रीम कोलैबोरेशन, हम्म। टोनी रॉबिन्स के साथ कुछ कर सकते हैं। हाँ। नाइस। योर फेवरेट क्रिएटर? फिलहाल देखें तो जय शेट्टी इज़ माय फेवरेट। थिंक लाइक अ मॉन्क। हाँ। मनी या फेम?
आई थिंक दोनों ही इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। वैल्यू एडिशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, पर्पस इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही चूज़ करना है तो फिर आई चूज़ मनी। ओके। ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा सब्सक्राइबर्स? ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। ओके। फर्स्ट इनकम? फर्स्ट इनकम 1750 रुपये। क्या करके आई थी? उसकी एक कहानी क्या है? एक लेक्चर लिया था कहीं पे, तो उसका 1700 रुपया मिला था। अच्छा। मैंने भी फर्स्ट इनकम उससे वैसे तो मैंने एक रिलायंस का फ़ोन खरीदा था, वो 1200 बटन 1300 को एक आता था ना, एक डब्बा आता था, वो हाँ। खरीदा। तब सीडीएमए चलता था शायद, वो वाला ना हाँ जिसमें वो ऐसा। सिम नहीं लगता था, सीडीएमए हाँ रहता ऐसा था। ही कुछ था वो, छोटा सा। नाइस, वेरी नाइस। अभी हमें ना थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड और बातें करेंगे भाई। अभी करंटली आपके बिजनेस में आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा फोकस कौन सी चीज़ पे करो जो सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट्स दे रही है? सबसे ज़्यादा फोकस तो अभी देखें कि एनएलपी में तो मैं यही फोकस कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एनएलपी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एनएलपी को जोड़ पाऊँ। तो जो वेबिनार्स हैं हम उनको बड़ा करने पे प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखें तो लास्ट टू लास्ट ईयर 1000 पे थे, फिर 2000 पे थे, अभी लगभग 5000 लोगों पे हम हैं। तो इस साल 5000 पे रह करके फिर इसको 8000 10,000 तक ले जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेबिनार्स के ज़रिए एनएलपी से जोड़ना, एनएलपी सब्जेक्ट से जोड़ना, उस पे अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा फोकस है। तो ये जो 5,000 लोग हैं वो मतलब कस्टमर्स है, कोचेस क्या है? बिल्कुल नए लोग हैं जो हर महीने एनएलपी से जुड़ रहे हैं, एनएलपी जान रहे हैं। अच्छा, उसके बारे में जान हाँ, रहे हैं, तो मैं ओके। 2 दिन का प्रोग्राम करता हूँ, फाउंडेशन कोर्स करता हूँ एनएलपी का, जिसमें हर वीक करता हूँ। 5000 लोग एक साथ नहीं आते हैं, हर वीक 1000 1500 ऐसे आते हैं। एवरी मंडे ट्यूसडे रात को 8 से 10:30, ढाई ढाई घंटे की 2 दिन की क्लास करता हूँ। ओके, उस पे यस, आपका फोकस है। उसमें फोकस। और सेकंड फोकस पॉडकास्ट, जैसे बताया आपने, हमने बात की थी कि पॉडकास्ट पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे ही प्रोग्राम पेड ही चल रहे थे। हम्म। तो इसलिए आई थॉट कि कुछ चीज़ लोगों तक, उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए, कुछ जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, तो वो भी एक इसलिए इनिशिएटिव लिया। आपको क्या लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोथ या फिर पेड ग्रोथ? जैसे आपने पूरी आपकी जो पूरी ग्रोथ है वो पेड आपने चालू करी यस, थी पेड आपने, ग्रोथ की है। ऑर्गेनिक पे आपने कभी फोकस नहीं किया, हाँ। बट अभी आप फोकस कर रहे हो, तो हम्म। उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों है, और नहीं, कैसे लोगों को करना ऑर्गेनिक चाहिए? का ऑर्गेनिक का मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स जस्ट अ सर्विस दैट आई वांट टू डू। क्योंकि पेड में ऐसा है कि अगर आपको फनल्स बनाने आते हैं और आपके फनल्स प्रॉफिटेबल हैं और आप बहुत हाई वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो मेरे फनल्स बहुत प्रॉफिटेबल हैं। मतलब ये जो इनिशिएटिव है ऑर्गेनिक का, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे थोड़े हाई रेंज में है कोर्सेस, तो ऑर्गेनिक में सपोज यूट्यूब पे आप बहुत सारा फ्री कंटेंट डालते हो, तो वहाँ पे कई बार इंटेंट ये होती है कि मैं फ्री में सीखूं चीज़ों को, राइट। और इसलिए वो पे करने वाली जो इंटेंट है, वो इंटेंट सब में नहीं होती है। तो पे करने वाली इंटेंट ज़्यादातर फनल से ही आती है। तो मैं ऑर्गेनिक क्या, बहुत थोड़ा स्लो प्रोसेस है, हम्म। तो मुझे थोड़ी सी स्पीड पसंद है हम्म। काम हम्म। करने में, हम्म। राइट। सो इफ़ यू हैव मनी टू बर्न, हम्म। burn your money, save your time. हम्म। So I like that. So I burn money. We do good funnels, we do huge level of marketing, और बड़ा मार्केटिंग करते हैं। बट क्योंकि वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है, मैं अगर, मेरा पहला जो कोर्स जो फाउंडेशन होता है 99 रुपीज़ का होता है, बट उसमें मैं इतना प्रयास करता हूँ कि जो लोग शायद 5-6 हज़ार रुपये में मार्केट में देते हैं, मैं वो चीज़ें देने का प्रयास करता हूँ 99 में। तो फिर मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें हमेशा भीड़ लगती है। पीपल आर रेडी टू पे मी एनी अमाउंट। तो पेड इज़ गुड, वेरी गुड, बट ऐसा है कि पहले बहुत सारा फ्री काम किया है, पैसा बनाया है पहले, क्योंकि स्क्रैच से ही किया है सब कुछ। तो पहले मैंने फ्री में भी बहुत किया है, बट वो ऑर्गेनिक नहीं था। ऑर्गेनिक का तो मतलब ये हुआ कि लोग चल के आपके पास में आ गए कंटेंट देख के। तो मैं क्या, स्कूल्स को अप्रोच करता था और स्कूल्स में जा कर के फ्री में लेक्चर रखता था, और फिर उन्हें कहता था कि आपको आगे मेरे प्रोग्राम रखाने हैं तो आप रखा लें, राइट, दिस वे। तो जब पैसा नहीं था, तो इस तरीके से ट्रैफिक लाते थे कि लोगों को अप्रोच करके, स्कूल्स को अप्रोच करके फ्री में कर लें। और फिर जब पैसा आ गया तो फिर आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोस्टली मैं ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मेरे ऐड्स चलते हैं, तो उनके ज़रिए हम ज़्यादा करते हैं। ओके, वेरी नाइस। आपने फनल से रिलेटेड कुछ टिप्स या चीज़ें बताना चाहेंगे, कोई मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, या प्रॉपर एक फनल कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? फनल एक वैल्यू लेडर पे होना चाहिए, मतलब कि
रैंडम नहीं होना चाहिए। फनल शुड बी वैल्यू लेडर। फनल क्या है, एक फोकस्ड जर्नी है, कस्टमर को एक फोकस्ड वे में एक पर्टिकुलर पाथ पे आप जर्नी पे लेके जा रहे हो। कि एक है कि वो कम्प्लीटली अननोन है, देन उस अननोन लेवल से आप उसे एक अपनी यूनिवर्स में लेकर के आ रहे हो, फिर उस यूनिवर्स में आप उसको सर्व कर रहे हो। तो फनल क्या है कि आप सपोज एक स्टेप से 10वें स्टेप पे जाना है, तो आप पहले से सीधा 10वें पे जंप किसी को भी नहीं करा सकते हैं। तो फनल क्या हुआ कि आपने 1 से 10 तक की जो जर्नी है वो स्टेप्स में डिवाइड कर दी है। कि पहले में आप और हम साथ में 2 स्टेप चढ़ेंगे। अगर आप 2 स्टेप चढ़ गए और मैं आपको ऑफर करूं कि अब चौथे पे भी 5वें पे भी मेरे साथ चलोगे क्या, तो ये बहुत सीधी सी बात है। अगर मैंने 0 पे ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दूसरे पे ले जाऊंगा, और अगर मैं तुम्हें लेकर के गया, तो अब तुम मेरे साथ 2 से 6 पे भी चलना चाहोगे, हम्म। राइट। तो 2 से अब अगला जो प्रोग्राम है वो आपको 2 से 6 पे लेके जाएगा। तो 2 से 6 पे मैं तुम्हें ले आया, तो अब तुम मेरे साथ 6 से 10 पे भी जाना चाहोगे। तो फनल मतलब कि आप जो अल्टीमेट गोल है उस गोल को ब्रेक कर लेते हैं, और वैल्यू लेडर वैल्यू लेवल बाय लेवल प्रोवाइड कराते वैल्यू हैं। लेटर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, शायद कुछ लोग को ना पता रहे अच्छे से वैल्यू वैल्यू लेडर लेटर। मतलब ये होता है कि एक पूरे आउटकम को स्टेप बाय स्टेप आउटकम्स में आप डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कि आपका जो मेन गोम है, गेम आपका ये है कि मुझे कोचिंग में एक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल कोच बनना है और 7 फिगर कोचिंग बिजनेस बनाना है। ये आपका हाईएस्ट गोल है। तो 7 फिगर कोचिंग बिजनेस में जाने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ आपको, कि मैं आपको एक स्टेप दे सकता हूँ कि पहले आप फाउंडेशन समझें कि कोचिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे काम करती है। ये एक फाउंडेशन हो गया, ठीक है। फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको कोच बनने के लिए ये लर्निंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग स्किल आप में आनी चाहिए। यू शुड लर्न कोचिंग स्किल। तो अब आपकी कोचिंग स्किल सिखा दी कि कैसे बोलना होता है, कैसे कोच करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, लोगों की थॉट बिहेवियर कैसे काम करने होते हैं, निश क्या होनी चाहिए आपकी, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, वो सब आइडेंटिफाई करने में मदद कर दी। नाउ अगला स्टेप की मार्केटिंग कैसे करनी है, हाउ टू डू द मार्केटिंग, हाउ टू डू द ब्रांडिंग, वो कैसे करनी है, अगला स्टेप ये तय कर दिया, ठीक है। और फिर अगला स्टेप और आपने तय कर दिया कि ओके हम ही आपके लिए ये कर देते हैं, लेट मी डू दिस फॉर यू। सो वैल्यू लेडर बेसिकली 3 लेवल की होती है। वन इज DIY, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। तो फर्स्ट लेवल के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद करने होते हैं। जैसे मैंने आपको किताब दे दी, मैं आपके साथ में नहीं हूँ, मैंने अपना कंटेंट दे दिया, पढ़ो और खुद करो। इसे कहते हैं डू इट योर सेल्फ। यहाँ पे वैल्यू कम है। सेकेंड होता है डन विथ यू प्रोडक्ट्स। डन विथ यू प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनमें साथ लगेगा आदमी। यानी कि आप कार चलाओगे ना, तो बाजू में एक ड्राइवर बैठेगा आपके, चलाओगे आप ही, लेकिन एक सामने व्यक्ति बैठा है जिसको समझ है, साथ में चलेगा। फिर होता है डन फॉर यू। डन फॉर यू मतलब कि आप, मैं श्री कृष्ण हूँ, आप पीछे बैठो, हम्म। आप अपना धनुष चलाने में ध्यान लगाओ, आपका रथ मैं संभालूंगा। दैट इज कॉल्ड डन फॉर यू। दिस इज द वैल्यू लेडर। डू इट योर सेल्फ से डन विथ यू, डन विथ यू से डन फॉर यू। ये वैल्यू लेटर में आपने नोटिस किया कि आजकल करंटली क्या लोग सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहा है? गलत लोग ये करते हैं, बहुत से लोगों की है ही नहीं। अच्छा। हम्म। ये क्या करते हैं, एक कोर्स बनाया, हम्म। उस कोर्स को बेच रहे हैं बस। उसके आगे कोई और वैल्यू वाला वैल्यू प्रोडक्ट है ही लेडर नहीं। नहीं है। बहुत सारे लोग DIY बना दिया, DIY को मैक्सिमम बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सो यानी कि आपने पूरी जर्नी में साथ नहीं दिया उसका। मतलब एक अच्छी वैल्यू दे रहे होंगे उस लेवल पे, लेकिन वहाँ पे एक ही लेवल 2 स्टेप ले जाके उसको छोड़ दिया आपने, अभी वो आगे क्या करे। तो DIY से DWI, DWI से DFY, तीनों लेवल आपके होने चाहिए, और हर लेवल पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो बंदा आगे जाएगा ही नहीं। अगर मैंने आपको एक अच्छी किताब दी, आपने किताब अच्छी लगी, तो शायद आप मेरे लाइव वेबिनार में आओगे। किताब ही अगर खराब लगी तो आगे की कहानी चलेगी ही नहीं आपकी। तो एक बुक भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है फनल करने का, ये चीज़ के बारे में आप क्या ओपिनियन है आपका? बुक्स को आप एज ए लीड मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, राइट, एज एन इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ज़माना ही यही था। मतलब पहले लोग कोर्स थोड़ी बेचते थे। शिव खेड़ा जी ने पहले यू कैन विन लिखी, फिर उनकी किताब को देख करके लोगों ने उन्हें प्रोग्राम के लिए बुलाना चालू किया, राइट। क्योंकि पहले तो यूट्यूब तो नहीं था ना। आजकल तो लोग यूट्यूब से फेमस हो जाते हैं, फिर बाद में किताब, फेमस होने के बाद किताब लिखते हैं। पहले लोग किताब लिख के फेमस होते थे। राइट। ये चीज़, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने रिसेंटली देखा, एलेक्स हरमोजी करके एक है, उन्होंने बहुत अच्छे से 100 मिलियन डॉलर लीड्स करके एक बुक, बहुत अच्छा इवेंट। हाँ, तो इसे टेक्निकली कहते हैं लीड मैग्नेट। तो बुक्स को ना एज ए लीड मैग्नेट आप यूज़ करते हो। लीड मैग्नेट क्या होती है कि इन द एक्सचेंज ऑफ योर डेटा आई एम गिविंग यू समथिंग, हम्म। राइट। तो मैंने कहा कि आपको ये किताब है मेरी, और इसमें मैंने इन इन चीज़ों पे बात करी, आपको सीखना है, तो अपना नाम नंबर ईमेल डाल दो, मैं आपको ईमेल कर दूंगा।
तो आपने नाम नंबर ईमेल डाल के बुक दे दी उसे गिफ्ट में, उसका नाम नंबर ईमेल आ गया, नाउ यू कैन पिच हायर कोर्सेज। जैसा वैल्यूबल लगा और आप वैल्यू उसे एडेड के टाइम हिसाब से। देंगे, आप उससे पूछ लें कि मैंने बुक दी थी, पढ़ी क्या भाई तुमने? क्योंकि इनके साथ में, डिजिटल प्रोडक्ट के साथ में एक प्रॉब्लम आती है कि मैक्सिमम लोग इन्हें पढ़ते नहीं हैं। 8 से 10% लोग ही पढ़ते हैं। जैसे ई बुक दे दी मैंने, डिजिटल हाँ। प्रोडक्ट में ई बुक दे दी है, ठीक है, या कोई मैंने रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया, तो 100 में से 8% की ओपनिंग रेट है। मतलब कि 100 में से 8% ये जो एक्चुअली पूरा देखते हैं, बहुत कम लोग देते हैं, हाँ। देखते नहीं है पूरा। तो इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी देनी ज़रूरी है। इवन इफ़ यू आर सेलिंग रिकॉर्डेड कोर्स, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग फॉलोअप्स विथ योर ऑडियंस। कि सी, कॉल से फॉलो अप या मैसेज, कैसा भी। मैसेज मैसेज नोटिफिक मैसेज। ऐप में नोटिफिकेशन इज ऑल्सो ए फॉलोअप ना, हाँ। राइट? कि आज इंस्टाग्राम फेसबुक सब आपको एंगेज नहीं रखते क्या? करता है, वो right। जो लाल कलर का जो एक हल्का सा नोटिफिकेशन है, आता है। उसका कलर और उसकी जो आवाज़ है, हम्म। वो बड़ी सुरीली आवाज़ है। मतलब कि इतना सुर है उसमें कि वो खींच लेती है, आकर्षण है उसमें। टिंग। हल्की सी बज गई तो आप कुछ भी कर रहे हो तुम, लेकिन ध्यान, क्यूरियोसिटी जाग जाती है क्या है। हम्म। सो हमेशा आपके प्रोडक्ट में अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि यानी कि यू पुश योर ऑडियंस टू यूज़ योर प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत नेचुरल सी बात है कि लोगों ने अगर यूज़ नहीं किया है, तो यूज़ नहीं किया मतलब उनका नेचुरल बायस बन गया कि प्रोडक्ट ख़राब है तुम्हारा। हाँ, उनको पता ही नहीं है, और पता ही नहीं होता पता खराब नहीं ही है तो ख़राब है, क्योंकि कोई खराब है। बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ। ये कोई नहीं कहने वाला है। हाँ। कोई कहे ये सब काम नहीं करता है, फालतू चीज़ है। मैंने लिया था, ये सब काम नहीं करता है। हम्म। तो बट यहाँ पे सिर्फ उनकी गलती नहीं है, यहाँ पे आपको भी अकाउंटेबिलिटी देनी है। तो से मेरी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट हो, हम बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ मैं। क्योंकि लोग आपके पास में आए हैं क्योंकि उन्हें पुश की ज़रूरत है। कोच का रोल ही तो यहाँ पे है ना, कि बंदा अगर, जो लोग खुद से कर लेते हैं वो कोच के पास नहीं आते। हम्म। मतलब कि कोच रखना चाहिए आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, मगर कुछ कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जनता ऐसी है कि उनको निकाल, कोई एक बंदा उनके पोटेंशियल को पहचाने और उसको पुश करके निकाले बाहर। यही तो काम होता है एक कोच का। इसलिए विराट कोहली का कोच कोई उससे बढ़िया क्रिकेट थोड़ी खेल सकता है, नहीं खेल सकता, लेकिन वो पुश कर सकता है, उसको उसको पोटेंशियल पता है। और कई बार जब वो उसको नहीं पहचान पा रहा है तो कोच का काम होता है। राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने, ये वाला एग्जाम्पल। क्योंकि कई बार कोचेस को लेके ना एक बहुत कई लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव परसेप्शन होता है, कोचेस कोचेस ये ज़्यादा ऐसे ही है। बट आप नोटिस करो, हर जगह पे लोगों को कोच की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ी चीज़ करनी है, जैसे विराट कोहली का आपने एग्जाम्पल दिया, क्रिकेट में भी कोच की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कोई भी फील्ड में जाओ। मतलब आप मुझे बता दें कि जहाँ पे भी आपको हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, मतलब आप हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं और आपके बेस्ट से नीचे कुछ नहीं चलेगा, वहाँ पे कोच के बिना हो ही नहीं सकता। दुनिया का आज तक कोई ओलंपिक विनर नहीं है जो बिना कोच के ओलंपिक विनर बना हो। हर स्विमर का कोच है, हर एथलीट का कोच है, हर क्रिकेटर का, माइकल जॉर्डन के भी कोच हैं, रोनाल्डो का भी कोच है। बिना, क्यों? कोई भी हाई परफॉर्मेंस फील्ड बिना कोच के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक कोच ऐसा नहीं कि आपसे बढ़िया स्किल जानता है, लेकिन कोच एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आपको देता है। और उसको थोड़ा बहुत पता है आपसे, कई बार थोड़ा ज़्यादा ही पता है, ताकि वो आपको गाइड भी कर सकता है क्या यस, चीज़ करना एक्सटर्नल चाहिए क्या नहीं। अकाउंटेबिलिटी देता है आपको, और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव दे पाता है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें दे पाता है। और अ, अर्जुन जब विचलित हो गया युद्ध में, तो जो 18 अध्याय हैं श्री कृष्ण कोच ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हनुमान जी जब डाउट में आ गए कि मैं कूद सकता नहीं हूँ, तो जामवंत ने कोच ही तो किया। हनुमान जी में पोटेंशियल था, उसको रियलाइज ही तो करवाया उन्होंने। तो सबके कोच रहे हैं, और इंडिया तो कल्चर रहा है, गुरु गुरु कल्चर रही है इंडिया में। तो ये तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने वो ख़त्म कर दिया कल्चर। तो इसलिए आज बहुत सारे लोगों में जो क्रिटिसिज्म है, कोर्सेज को लेके लोगों में क्रिटिसिज्म है, कोचेस को लेके, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लेकर के, कई लोग यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियो बनाते रहते हैं कि ये स्कैम्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो इग्नोरेंस है, थोड़ी सी एक लैक ऑफ नॉलेज रहती है कि किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से देख लेना। और किसी भी इंडस्ट्री में आप सबको खुश नहीं रह सकते, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपके कोर्स से फ़ायदा होता है, मगर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं हो पाता है। मगर ये हर जगह का रूल है। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, उस यूनिवर्सिटी में क्या सबके सबकी नौकरी लगी? आज कोटा के अंदर लाखों बच्चे आईआईटी देने के लिए पढ़ने आते हैं, क्या सब वहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं? इसका मतलब हम ये बोल दें कि वो कोचिंग जो दे रहे हैं वो खराब है?
तो ये नहीं किया जा सकता। आज इतनी सारी क्रिकेट अकेडमीज हैं भारत में, खेल तो 11 ही रहे हैं, राइट। आज इतने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं विश्व भर में, सबके सब क्या बॉलीवुड हॉलीवुड में जाके टॉप कर रहे हैं क्या? हम्म। नहीं कर रहे ना। तो आप सबको तो नहीं दे सकते सफलता, बट आप अपना मैकेनिज्म दे सकते हो, जिस जो अप्लाई कर रहा है उसे फायदा मिल रहा है। मगर कई बार क्या होता है कि ऐसे वीडियोस या तो कोई बाहर से जो देखते हैं, जिन्हें डेप्थ पता नहीं है कि इंडस्ट्री क्या है, कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री, इतनी ग्रो क्यों कर रही है, तो कई लोग उसकी डेप्थ को नहीं समझते, इसलिए कई बार क्रिटिसाइज कर देते हैं। कई लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से क्रिटिसाइज कर देते हैं कि शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ये पूरी तरीके से गलत भी है। कई बार बहुत से कोचेज ऐसे हो भी सकते हैं जिनको शायद डेप्थ ना हो, जिनका जो दिमाग में इंटेंशन सिर्फ बिजनेस की थी, सिर्फ बेचना है जितने कुछ। बेचना सिर्फ बहुत सारे कोचेज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सेल कर रहे हैं, बस बेच रहे हैं बस, क्यों मालूम उनको पैसा है उसमें, आगे हाँ। पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ हम्म। पैसे के लिए हैं और सेल्स कर रहे हैं। तो बट वही है कि एक खराब एप्पल की वजह से पूरी बास्केट को खराब बोलना वो भी गलत बात होगी। सो ये है, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन भी है। राइट, मैं ये चीज़ से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। हर फील्ड में कोचेस की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, भाई रिसेंटली मैं नोटिस कर रहा था, मैंने बोला भी, ज़्यादातर अभी जो जॉब्स वॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैंने नोटिस किया ग्राफिक डिज़ाइनर, एडिटर, ये सब लोग ज़्यादातर कोचेस और कंसल्टेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। कोचेस और कंसल्टेंट ही एक्चुअल बिजनेस खड़ा कर रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पा रहा है। लेकिन लोग उनको ही नेगेटिवली देख रहे हैं, जबकि कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके हवा में ब्रांड बहुत अच्छा बना के रखे, प्रॉफिट नहीं है, वो लोग गल रहे हैं, मतलब वो लोग ले ऑफ्स कर रहे हैं। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कितना वो पार्शलिटी हो रही है काइंड ऑफ। अच्छे लोग दोनों जगह पे है, मैं नहीं बोलूँ, अच्छे स्टार्टअप्स भी अच्छे कोचेस भी है, बट वो हर जगह है, और हर जगह प्यार करने वाले भी हैं, ठीक है, लाखों लोग, और ज़्यादातर प्यार करने वाले ही ज़्यादा होते हैं। ये बात तो सही है। किसी भी फील्ड में आप ले लो, आपको हमेशा जो आपसे प्यार कर रहे हैं वो ज़्यादा होंगे, और एक तबका होगा जो आपसे हेट करेगा या आपके तरीकों को समझ नहीं आया, समझेगा नहीं। मेरा बस एक सुझाव इस पे रहता है कि इट इज़ ऑलवेज ओके, राइट, कि सब आपकी फिलोसफी से एग्री नहीं करेंगे, आप सबको एग्री नहीं करवा सकते, या फिर आपकी एक बात से सब लोग प्रभावित एक तरीके से नहीं हो सकते, बट डिसएग्रीमेंट आप कंपेशनेटली करें। कि है ना, कि अल्टीमेटली आप एक ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो एक कंपैशन होना चाहिए, एक ग्रेस होनी चाहिए। यू कैन लर्न टू डिसएग्री विदाउट रेजिंग योर वॉइस, यू कैन लर्न टू डिसएग्री विद समबडी विदाउट यूजिंग फाउल लैंग्वेज। गाली गलौच या गंदी भाषा यूज किए बिना भी आप डिसएग्री कर सकते हैं कि जी भाई साहब, आप ये कोर्स बेच रहे हैं, आप ये कोचिंग कर रहे हैं, मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मानना ये गलत है। जी बहुत बढ़िया, आपको मानना ये गलत है तो आप कभी ना आए इस फील्ड में, ना कभी किसी कोच के पास में जाएं। बेस्ट ऑफ लक टू यू। राइट, क्योंकि कई बार यंग लोग भी चालू कर देते हैं कोचिंग, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि क्या क्या चीज़ें सोच के आओ, बिकॉज एक मार्केट अच्छा बना हुआ रहना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, इसमें सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, जब भी आप आते हैं तो दो अप्रोच हैं। एक सेल्फ ड्रिवन अप्रोच होती है, एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच होती है। कुछ लोग टोटली सेल्फ ड्रिवन में जाते हैं कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही पढ़ाऊंगा बस। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में चल रहा है वो पढ़ाऊंगा, रोज अपना सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, कभी ये पढ़ाते हैं कभी वो पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं करें। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलें कि आपके दिल के करीब भी होना चाहिए सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहते हैं, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो आपके दिल के करीब होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा आपको। अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा ही नहीं, एक पॉइंट पे आकर के आपको मज़ा ही नहीं आएगा, फिर क्या मतलब है, राइट। यू शुड फील फुलफिल्ड ना। तो जो भी इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, अगेन फर्स्ट फाइंड आउट इफ़ दिस इज़ योर कॉलिंग, क्या आपकी कॉलिंग है ये, राइट। मार्केट में बहुत से लोग कहते हैं कोई भी कोच बन सकता है, जी नहीं, ऐसा ये गलत है। लोग कहते हैं एनीबडी कैन बिकम अ कोच, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, हर कोई क्रिकेटर नहीं, एक बीज होना जरूरी है, ठीक है। और उस बीज के बिना, बीज के पोटेंशियल के बिना आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो हर एक बंदे का एक बीज है, उस बीज, कोचिंग का बीज कब होता है, जब आप में बहुत क्यूरियोसिटी है, आप में एम्पैथी है। बिना एम्पैथी के आप कोच नहीं बन सकते, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम से आपको फ़र्क पड़ता है, राइट। एक एम्पैथी आपके अंदर है, प्लस क्यूरियोसिटी है, नया सीखना, नया जानना, नया शेयर करना लोगों से। तो क्यूरियोसिटी अगर है, एम्पैथी आपके अंदर है, प्लस आप में एक इंट्यूटिवनेस है, एक नेचुरल विजडम है लोगों को गाइड करने की, मतलब कि आसपास लोग आकर के नेचुरली आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने दिल की बात कहने लगते हैं। आपने कहीं सीखा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप समहाउ ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके पास पड़ोस से, दोस्तों से नेचुरली लोग आके आपसे सुझाव मांगते हैं कि समहाउ ये बंदा गाइड कर देगा मुझे, जबकि आपने कुछ उखाड़ा भी नहीं है अभी ज़िंदगी में, आप खुद एक नॉर्मल इंसान हैं। लेकिन फिर भी ये अपने ये कुछ हिंट्स हैं जो ये देते हैं कि आप में बीज है कोच बनने का।
अगर ये आप में बीज नहीं है तो इस डायरेक्शन में ना आए, ठीक है। सीखने के लिए सीख लें, बट इसको करियर बनाने के बारे में ना सोचें। इट्स वेरी वेरी ट्रू। ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे से रिलेट कर रही थी, मुझे ऐसा लगा। तो मुझे लगता है मुझे कोचिंग में और जाना चाहिए, बिकॉज चीज़ें समझना और क्यूरोसिटी होना, लोगों को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स, थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर सकता हूँ। और भाई अगर कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहोगे ऑडियंस को, तो आप क्या देना चाहोगे? कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस बिफोर लिविंग? फाइनल मैं यही दूंगा कि अपने पैशन को अपना काम बनाएं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जीवन जो है वर्क में जाता है। 24 में से 8 घंटे तो आप सो जाएंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी का 1/3 तो सोते हुए गुजार रहे हैं, और बाकी जो आप जागते हुए आवर्स हैं, उन जागते हुए आवर्स में मैक्सिमम टाइम आपका काम में जाता है। तो आपके जीवन का फुलफिलमेंट और आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तय होता है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी काम आप चूज़ कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ करके चूज़ करें कि वो आपके दिल के करीब है कि नहीं है। कुछ लोग लकी होते हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में पता चल जाता है कि मुझे यही करना है और मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। सचिन तेंदुलकर को 3-4 साल की उम्र में पता लग गया, सोनू निगम, लता मंगेशकर, विराट कोहली, बहुत कम उम्र में पता चल जाता है कि दे आर, मतलब कि एक अ, आप लकी भी कह सकते हैं उन्हें, कि दे आर फ्यू लकी पीपल जिनको बहुत कम उम्र में पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं 8वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो मुझे अंदर से ये तो पता चल गया मुझे पढ़ाना है। पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक टू टीच, राइट। मैं कितने भी घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो मुझे 8वीं 9वीं क्लास से हिंट आने लग गई थी कि मुझे ऐसे ही कुछ काम में रहना है, भले ही कुछ भी हो जाए। भले ही प्रोग्रामिंग नौकरी की थी, बट दिमाग में था कि पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाई करानी है, रिसर्च करनी है और पढ़ाना है। ये दो चीज़ें बड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगती थी। तो आज देखिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बस पहले फिजिक्स मैथ्स पढ़ा रहा था, अभी ज़िंदगी पे बात करता हूँ। प्लस रिसर्च, मेरी स्विस यूनिवर्सिटी के साथ में रिसर्च भी चल रही है कि जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक से बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों की परफॉर्मेंस में क्या है, तो उस पर मेरा रिसर्च प्रोग्राम भी चल रहा है। तो यानी कि मेरे दोनों पैशन आज मैं फॉलो करता हूँ। भले ही एक पार्ट मेरा है जो बिजनेस और ये सब मैं करता हूँ, बट साथ में अपनी रिसर्च भी मैंने कंटिन्यू रख रखी है। तो आई थिंक उसी से आपको फुलफिलमेंट आएगा। और दूसरा बोलूँगा, धैर्य रखें, जो मैंने पहले कहा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना एक्सपेक्ट करें कि तुरंत सब मिल जाएगा, ऐसे एटीट्यूड में ना रहें, धैर्य आई रखें। आई थिंक ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और मैं कहीं ना कहीं दोनों चीज़ ट्राई करता हूँ अपनी ज़िंदगी में करने का। मैंने भी आपके से रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी ना स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग पढ़ाने गया था मैं भी लोगों को। मैंने देखा, लेकिन जब वह पढ़ाने गया ना, मैं शौक सिखाने का, समझाने का शौक पहले से रहा है बहुत। तो मैंने जब पढ़ाने गया, तो मैंने देखा कि वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ है ना, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, उनको कुछ खुद को इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मेरे को इतना इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ सिखाई जाए जो एक्चुअल में ज़िंदगी भर लोग अपने यूज़ कर सके। तो वो भी एक बीच था, आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं, मुझे ये बुक समरी में आने का। पैशन पैशन ने मुझे बहुत, मैं भी थोड़ा लकी रहा कि मुझे थोड़ी जल्दी पैशन मिल गया, समझ में आ गया हाँ मुझे बुक्स में ही घुसना है। बीच राइट। में थोड़ा सा मैं डगमगा गया था कि कुछ और भी करने लगा, लेकिन फिर अभी वापस से मुझे समझ में आ रहा नहीं, बुक्स इज़ दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट। और दूसरी बात पेशेंस। पेशेंस तो पता नहीं, ठीक ठाक ही है मेरे अंदर, मैं उस पर अभी काम कर ही रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस आजकल जो लोग देख रहे हैं वो लोग, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जहाँ हम लोग आज रील्स के ज़माने में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप जोमेटो, हर एक चीज़ जो भी कि फटाफट आए फटाफट आए, हर चीज़ रिजल्ट्स के लिए भी हम बहुत घाई करते हैं। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत पावरफुल है। दोनों के दोनों लेसन आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। मैं भी ट्राई करूँगा और अपनी ज़िंदगी में फॉलो करूँ। थैंक यू सो मच वाई सर जी, आपका बहुत मज़ा आया। अगर आपको थैंक कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर मैं सर की जितनी भी लिंक्स है, बुक के लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर ज़रूर चेकआउट करो, ज़रूर फॉलो करो। आई रियली जेन्युइनली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। यू। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए भाई, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैंने बीच में भी आपको बताया था कि मैं एक ई मीटिंग करने वाला हूँ, बिजनेस ई मीटिंग। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आप चाहते हो कि आप बिना एड्स चलाए भी ऑर्गेनिकली भी लीड्स जनरेट कर सको, जैसे मैं पर्सनली कर रहा हूँ, मैं बिना पैसे खर्च के बहुत सारे लीड्स जनरेट करता रहता हूँ, हर वीडियो से लीड्स आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो वो लीड्स आपके पेइंग कस्टमर्स बन सके, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सके, आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बन सके, आपका एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो सके, वो भी फ्री में ऑर्गेनिकली, और वो ग्रो होता रहे, तो वो सारी चीज़ें कैसे कर सकता है, उसके बारे में ही डिटेल में आप ई मीटिंग में आपको मालूम पड़ेगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके रजिस्टर जरूर कर लो। मिलते हैं उस ई मीटिंग में। बाय बाय।